चलिए सेल करने लगे हैं। सेल का डबल ए आपका फोर्थ एडिशन, एमसीक्यू नंबर 117, पेज नंबर है आपके 13। अच्छा, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच, दैट इज आपके पास ईसीएफ में कम हो जाएगा। कैल्शियम इनवर्स रिलेशन था इसका। अच्छा, कैल्शियम गार्डेड सोडियम चैनल और न्यूरोनल मेम्ब्रेन, लेस कैल्शियम मीन लेस गार्डिंग, इंक्रीज सोडियम इनफ्लक्स इनटू न्यूरॉन एंड हाइपर एक्साइटेबिलिटी। ये वाला कॉन्सेप्ट वो जो डॉक्टर उसामा कल दे रहे थे, ठीक है, कि आपके पास कैल्शियम रिलेटेड जो होते हैं सोडियम चैनल होते हैं, ठीक है। ये वो डॉक्टर उसामा वाला कॉन्सेप्ट हो गया। एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर। देखो अभी ये सेल है, अगर आपको यही बात वो न्यूरॉन्स में कहेगा तो नोड ऑफ रेनर वायर है, ठीक है। और अगर हार्ट है तो दैट इज गैप जंक्शन हार्ट। हाँ जी, एक्टर्स सिंसीटियम पीसी की वजह से, ठीक है। इंटरक्लेटेड इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ हार्ट। हार्ट। और हाँ जी, डेस्मोसोम्स हैं दो सेल्स को स्पॉट वेल टाइप जंग वो करेगा, ठीक है। और और टाइट जंक्शन से अगर बेसिकली एपिथेलियल तो एपिथेलियल हो गया तो। हाँ जी, एपिथेलियल टू एपिथेलियल, ठीक है। चलो जी। अच्छा जी, क्लियरेंस ऑफ डिफेक्टिव प्रोटीन इज द फंक्शन वो ऑफ आइस में आइस और वो एसएमएस वाला जो हमने किया उसमें वो कार्सिनोमा एपिथेलियल से है ना। एपिथेलियम, जी जी। आपने ना लेक्चर में एक दफा एम्ब्रियोनिक का एक दफा एपिथेलियल का। सॉरी अगर मैंने एम्ब्रियोनिक बोला तो उसको करेक्ट कर लो। अच्छा, डॉक्टर मेरीन ने भी ना मुझे जब भेजा तो वो कहती है एम्ब्रियोनिक समझ नहीं लग रहा, वो शायद फ्लुएंसी में मेरा एम्ब्रियोनिक निकल गया, वो एपिथेलियम है। जी मैम, मैंने वही आपसे हाँ दोबारा मुझे था कि एपिथेलियल ही था क्योंकि एपिथेलियल और मेसेंकाइम बनता है ना कि उसमें ही फर्क है ना। हाँ, तो और ऑब्वियसली वो मेसेंकाइम मेसोडर्म है और एपिथेलियम आपकी एक्टोडर्म है, तो वो उनके डेरिवेटिव्स हैं। तो मैंने कहा मैम को मैंने तो बता दूंगी ना मैम के ऐसा हो जाता है, मैम जब फ्लो में जा रही होती है ना तो वो कुछ हो ऑपोजिट हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा हो जाता है। और कुछ ऐसे भी एक दो मिस्टेक्स हैं, जैसे कल डॉक्टर उसामा ने जब एसिड और ए से आपका जो सा एल्ब्यूमिन था, ठीक है। और बेसिक वॉज जो अल्फा ग्लाइको जो जो थे ठीक है। अपने, ठीक है। तो बेसिकली ये एक दो चीजें हैं, मगर चलो खैर, इनको ना फिर भी इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी कभी ना इनको क्रॉस भी कर लिया करो। जो मुझे होगा मैं आपको पहले बता दूंगी, और जो फ्लुएंसी में हो तो वो बाद में मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। जी मैम। चलो, क्लियरेंस ऑफ डिफेक्टिव प्रोटीन तो हमें आगे बताया, मिस फोल्डेड और यूबिक्यूटिन और वो सारी चीजें, ठीक है। तो प्रोटियोसोम्स, और आज भी हम जब कर रहे थे तो आपके पास क्या थे, ये प्रोटियोसोम्स वगैरह थे। पहले आपके पास प्रोटीन आता था, इधर आपके पास ल्यूकोसाइड रिसेप्टर्स वाला था, ठीक है। आपके पास जो कि टी सेल्स थे और साथ में CD 8 सेल्स थे, ठीक है। फिर ये आपके पास रिसेप्टर्स पे जाते हैं, यहाँ पे आपके पास प्रोटीन को यूबी क्यूटिनिन क्यूटिनोजिन जो सा है वो इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू, इसके साथ बाइंड करवा देगा यूबी क्यूटिन को। फिर प्रोटियोसोमल एक्टिविटी होगी और फिर ये इसको डिग्रेड कर देगा, और फिर यहाँ से ये MHC1 के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर कहाँ चला जाएगा ये, आज जो दिखाया था जी मैम, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा। फिर ये क्या है, इधर क्या है, अभी जो हमने किया था ना दैट वाज, इधर मैंने क्या निकाला था अभी। मैम वो दिखाना था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया और उसके बाद वो कहाँ गया। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया, तो ये था आपके पास। अच्छा, ये भी एंडोप्लाज्मिक ही आपके पास हो रहा है ट्रांसलोकेशन। ये बेसिकली न्यूक्लियस में आपके पास आया, फिर ट्रांसलोकेशन हुआ और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला गया। और बेसिकली ये जिसके अंदर है दैट इज, ये नहीं बल्कि इस साइड पे गोल्जी अपरेटस पड़ा हुआ है। मैडम दोनों दफा ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही था लेकिन वो उसमें ये था कि ट्रांसलोकेशन का था। हाँ बिल्कुल ऐसे है, और ये गोल्जी अपरेटस पड़ा हुआ है, ठीक है। चले अभी ये डॉक्टर साहिबा का भी हम देख लेते हैं, दिस वन, ये वाला, ठीक है। किधर गई है भैया आपकी वो डिजीज, आई सेल डिजीज, ओके। ये inclusion cell disease, mucolipidosis type 2, inherited lysosomal storage disease, तो ये भी lysosomal storage disease की एक टाइप है, रिसेसिव टाइप है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइनाइल 1 फॉस्फोट्रांसफरेज की डेफिशिएंट का डिफेक्ट होगा, फेलियर ऑफ द गोल्जी टू फॉस्फोराइलेट
मैनोज, हेक्सोज जो बेसिकली इस तरह से शुगर्स, रेजिड्यूज डिक्रीज मैनोज 6 फॉस्फेट ऑन ग्लाइकोप्रोटीन. Proteins are secreted extracellularly then rather than delivered to lysosomes, results in coarse facial features, gingival hyperplasia, clouded cornea, restricted joint movement, claw hand deformity, एंड काइफोस्कोलियोसिस जो कि रिसेसिव टाइप है आपके पास एलर में. हाई प्लाज्मा लेवल ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम ऑफन फेटल इन चाइल्डहुड. चलो ओके भाई, ये भी आ गई एक और डिजीज. क्या करे बंदा. ओके मैम. राइगर मोर्टिस इज ड्यू टू, तो हमारे पास डिक्रीज एटीपी. ठीक है, तो आपके पास बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा कि यहाँ एक्टिन मायोसिन की डेफिशिएंसी. वैसे है वो तो मसल डिस्ट्रॉफी और उसके साथ वो जो है ना डिसयूज जो सा था. ठीक है, और एक्टिन मायोसिन प्रोटीन कम होना वो उसके साथ है कि जब आपके पास कास्ट लगा है तो उसके साथ क्या होगा, तो वो सारी चीजें इसके साथ आता है. ठीक है, और राइगर मोर्टिस मोर्टिस के साथ बेसिकली जो ग्लोबुलर हेड है जिसमें आपके पास हैवी बीटा चेन होती है वो, और साथ में जो है ट्रोपोनिन. ठीक है, वो दोनों सेपरेट नहीं होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज नो न्यूक्लियस. तो हमें पता है आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता. ठीक है, रेटिक जो सा आपकी स्टेज है रेटिकुलोसाइट्स, जब आपके पास इजेक्ट हो जाता है न्यूक्लियस तो फिर वो आपके पास बाइकनकेव शेप आ जाएगा. ठीक है, इफ अ ड्रग इज एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन देन, ये बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन के साथ है ड्रग की एब्जॉर्बेबिलिटी, और वैसे भी किसी भी चीज़ के लिए दैट इज आपके पास लिपिड सॉल्युबल या हाइड्रोफोबिक एंड लिपोफिलिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए. ठीक है, कैरियर फैसिलिटेटिव वो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, दोनों के साथ कैरियर आएगा. एनर्जी जो उनसे है वो एक्टिव के लिए, सेकेंडरी के साथ एनर्जी मतलब वैसे तो दोनों के लिए चाहिए, मगर एक आपको देता है वो पंप के साथ. ठीक है, एक देता है पंप के साथ और दूसरा देता है आपको कैरियर के साथ. अब मुझे बताओ दोनों में क्या फर्क है. मैम पंप में एनर्जी लगेगी. तो एक्टिव और ये दोनों में तो पंप मतलब देखो एक्टिव और जो एक्टिव है प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी, अब इसने लिखा हुआ ना फैसिलिटेटिव और एक्टिव दोनों में कैरियर है. पंप में तो एनर्जी होती है कि आपके पास वो जो 2 सोडियम 3 सोडियम और 2 पोटेशियम के साथ आ रहा होता है. ठीक है, वो ग्रेडियंट की वजह से एटीपी ब्रेक डाउन होगा, फॉस्फेट रिलीज होगा, एडीपी में कन्वर्ट होगा. कैरियर की क्या प्रॉपर्टी है. मैडम कैरियर में हमें वो थ्रू द ग्रेडियंट ही जा रहा होता है, एक्टिव के अंदर वो अगेंस्ट ग्रेडियंट जा रहा होता है, आई थिंक सो. अगेंस्ट. अच्छा यार, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको मैंने कल कराया था, कल तक मुझे भी याद था ये. कैरियर मीडिएटेड. मैडम आजकल ना चैट जीपीटी पे ज्यादा अच्छा वो आ रहे हैं आंसर्स, मैंने ये अभी मैं यूज जो करके देखा है. ये जो मैं आपका करती हूँ, ये मैं आजकल चैट जीपीटी कर रही हूँ, उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दे देता है. खैर इधर वो मेरे ख्याल से अंदर डाला ठीक से नहीं है. चलो खैर. अच्छा चलो आगे. तो ये हाइड्रोफोबिक हो गया और लिपोफिलिक हो गया. फैट सॉल्युबिलिटी क्रॉस ब्रिज इन स्केलेटल मसल फॉर्म पाई. तो हमने भी कहा कि ये मायोसिन बेसिकली, क्योंकि मायोसिन का हेड, अगर आपके पास एक्टिन मायोसिन और ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन सब है तो आपने मायोसिन को ही पिक करना है, क्योंकि बेसिकली ये जो क्रॉस ब्रिज है ये हेड की वजह से है, और इसमें भी बीटा हैवी चेन. फीचर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, इसके अंदर हाँ. सिर्फ और सिर्फ आपके पास ग्लूकोज कंटेनिंग होता है. ठीक है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है वो आपके पास ग्लूकोज और प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड ग्लूकोज और लिपिड. ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज तो हमें पता है कि G1 इज आपके पास 10 आवर्स. एम एक्सक्यूज मी मैडम, जी जी. ये जो कैरियर मीडिएटेड वाला आप बता रही है ना, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि एनर्जी नहीं लगती. ओके, उसमें एनर्जी नहीं लगती. हाँ जी, नो एनर्जी पैसिव होता है, और जो पंप वाला है, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है. पंप सेकेंडरी में, कैरियर आपका प्राइमरी में है. ठीक है, फिर ऐसे है, और इसमें एनर्जी नहीं लगती और इसमें एनर्जी है. ओके, एटीपी.
चलें जी। और कैरियर बेसिकली फैसिलिटेटिव में और एक्टिव में है। और अगर लेट्स सपोज आपको फैसिलिटेटिव और प्राइमरी एक्टिव दिया हुआ है, फैसिलिटेटिव और सेकेंडरी एक्टिव दिया हुआ है, तो आपने फिर प्राइमरी को प्रेफर करना है, क्योंकि इन दोनों में आपके पास कैरियर का वो है अपना कॉमन, ठीक है। अच्छा, G1 phase is 10 hours, S phase is 8 hours, G2 phase is 2 to 4 hours, एंड माइटोसिस इज बेसिकली कई जगहों पे 1 hour दिया है, कई जगहों पे 1 to 2 hour। तो लॉन्गेस्ट कौन सा फेज हुआ आपके पास? G1 फेज, ठीक है। इसको देख लो। G1 फेज में आपके पास सेंट्रोसोम्स की रेप्लिकेशन, आरएनए फॉर्मेशन, एमआरएनए, ठीक है। और एस फेज में सिंथेसिस ऑफ डीएनए, और साथ में आपके पास ऑर्गेनेलीज, ठीक है। और G2 फेज में फिर आपके पास चेक पॉइंट्स होंगे, और नेक्स्ट आप नो एम फेज में जाने के लिए। तो एस और एम के दरमियान दो जो फेज है दैट इज G2 फेज, ठीक है। ये भी आता है। एस फेज इज सेंसिटिव टू कीमोथेरेपी, वाइल आपके पास ये G2 और एम फेज इज रेडियोथेरेपी, ठीक है। और जो सेल्स हैं G1 से G0 फेज में चले जाते हैं रेस्टिंग में, ऐसे सेल्स को कहते हो आप स्टेबल थे, एक लेबाइल थे, परमानेंट। अच्छा, दैट आर स्टेबल थे, लेबाइल थे। लेबाइल वर जो डिवाइडिंग है, स्टेबल थे जो अंडर फेवरेबल कंडीशन कन्वर्ट हो जाएंगे वापस G1 में, और फिर है स्टेबल या परमानेंट। क्यूबिसेंट होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और फिर परमानेंट है दैट इज जो हार्ट वाले, ठीक है, हार्ट के साथ वो एमसीक्यू देता है। इसके बाद है मैडम आपके ये पास। काइंडली ये थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते, ये कीमो रेडिएशन रिलेटेड पॉइंट्स। अच्छा अच्छा, मैं कर देती हूँ डॉक्टर जाकिर। डॉक्टर जाकिर, ये जो आपके पास है ना एस फेज, दिस इज सेंसिटिव टू कीमोथेरेपी, ठीक है। बाकी जो इसके बाद वाला है, एस फेज के बाद वाला है G2 और एम फेज, ये रेडियो सेंसिटिव होता है, ठीक है। G1 का भी कीमो के साथ आता है, मगर ऐसा अभी वो आगे मैं कराती हूँ। G1 का मुझे कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने तो मेंशन नहीं किया, मगर मुझे लगता है कीमो से, बट कंफर्म नहीं है। इसका मुझे कंफर्म है, एस फेज इज विद कीमो, एम फेज एंड G2 इज रेडियो सेंसिटिव फेज, ठीक है। ये दोनों एमसीक्यूज आते हैं। चलो आगे। आगे है सार्कोमेर इज प्रेजेंट बिटवीन टू जी लाइंस, ठीक है। और ए बैंड आपके पास मायोसिन प्लस सम एक्टिन, ठीक है। और जो आपके पास आई बैंड है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर, क्योंकि डॉक्टर जाकिर कल नहीं थे तो हम कर लेते हैं थोड़ा सा। सेंटर में होता है आपके पास मायोसिन थिक फिलामेंट, और ये थिन फिलामेंट, ठीक है, एक्टिन। अब क्या होता है, ये एम बैंड है, ठीक है, ये आपके पास सॉरी ए बैंड है, और ये मायोसिन है सारा, ठीक है। और ये आपके पास ये दो, ये जो स्ट्रक्चर है इट इज आई बैंड, ठीक है। अब वो कहते हैं जो आपके पास ए बैंड है, इसके अंदर क्या होता है, एक तो इसमें मायोसिन बहुत सारा होता है, और ये कुछ पोर्शन आपके पास एक्टिन का होता है। मायोसिन विद सम एक्टिन इज इक्वल टू ए बैंड। अब आई बैंड की बात करो, ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ साइड पे एक्टिन ही होता है इसमें। जब सेल ने कॉन्ट्रैक्ट करने, कैल्शियम चला गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। एटीपी की कन्वर्जन, ठीक है, एटीपी और वो जो फॉस्फेट वाली सारी कन्वर्जन हो रही है। मायोसिन का हेड बाइंड किया, अच्छा इतनी सॉरी, वो फिलामेंट मॉडल अलग है, ये बाइंड किया, और इसने इसको कहा कि कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ये बेसिकली इसी का मॉडल है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जाएंगे करीब। जब ये करीब जाएंगे तो ये मायोसिन के साथ क्या चीजें आ जाएंगी, दीज जी लाइंस, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब आपके पास सेल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये मॉडल की वजह से जब कॉन्ट्रैक्शन आएगी, इसकी वजह से क्या होगा, एक्टिन करीब आ जाएगा, या अपना जी लाइंस करीब आ जाएंगी, या सार्कोमेर शॉर्टन अप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आता है आपके पास के जो आई बैंड है और एच जोन है, उसको क्या होगा, एच और आई शॉर्टनिंग के साथ आता है, लेकिन एज जोन का बार दफा वो बार दफा कहते हैं कि आपके पास जो कांस्टेंट अ, नहीं होता? एक सेकेंड, आई आई कांस्टेंट है या एज कांस्टेंट है डॉक्टर जाकिर? पता नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो गया, ये अजीब टॉपिक है, 10 मरतबा कर लो फिर भी भूल जाए। फिर भी भूल जाता है। हाई से मैंने कहा था कि छोटे टाइम के लिए होता है, ठीक है, लड़के हाई कहते हैं और फिर चले जाते हैं छोटे टाइम के लिए, तो दैट इज शॉर्टनिंग होती है। लेकिन एक मिनट कंफर्म करने दो, कांस्टेंट इनमें से कुछ नहीं है, मतलब एच और आई, एच एंड आई zone in sarcomere changes.
ए बैंड कांस्टेंट रहेगा वैसे। अच्छा मैं जी, था शॉर्ट होने वाले, और ए बैंड था वो वो रहता था, अनचेंज रहता था। हाँ, ए बैंड कांस्टेंट है, ठीक है। एच जोन जोन से सेंट्रल पार्ट ऑफ ए बैंड वेयर देयर आर ओनली थिक फिलामेंट, नो एक्टिन ओवरलैप, एम लाइन सेंटर, और ये सारी चीजें छोड़ो। आई बैंड शॉर्टन होगा, एच जोन शॉर्टन होकर डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। ए बैंड सेम रहेगा और सार्कोप्लाज्म ओवरऑल शॉर्टन करेगा। ये मैं ना चैट जीपीटी से ही निकाला है, मैं शेयर कर रही हूँ आपको आपके ग्रुप में, ठीक है। ए बैंड सिर्फ कांस्टेंट रहेगा सेंटर वाला डॉक्टर जाकिर, और जो एच और आई है ये दोनों छोटे होंगे मगर एच फिर डिसअपियर भी कर जाएगा, ठीक है। मैडम हम इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जो A1 स्टूडेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए वो हमेशा सक्सीड करते हैं। और एच को कैसे याद रखोगे जिसने डिसअपियर करना है? एच और आई है, हाई है, वो हाई कह के ए चला लड़कों वाले गया। हाइट पे काम चला लेते हैं मैम। कहानी मैंने ये भी बनाई थी लेकिन ये कहानी भी भूल जाती है एच वाली। जी डॉक्टर आयशा। मैम ये लड़कों वाले हाई से काम चला लेते हैं। तो वो डॉक्टर आयशा सही कह रही है, ये ठीक है, हाई वाले से चल जाएगा। चलो ओके, ऐसे कर लो भाई, ठीक है। चलो आगे। अच्छा जी, विच एडहेरियन बिलोंग्स टू कैम फैमिली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडहेरियन। देखो जब मैंने एम्ब्रियोनिक कहा ना, एम्ब्रियोनिक, तो दैट इज ईक एडहेरियन, ठीक है, डाउन रेगुलेशन के साथ आता है। बाकी इंटीग्रिन पता है आपको, आइस वाला, साइटोस्केलेटन एंड इसी एम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सिलेक्टिन का मैंने आप लोगों का बताया था, फिट्स निमोनिक से फर्म एंड ट्रांजिएंट, ठीक है। तो फिट्स एफ से था आपके पास फर्म वाला, दैट इज LFA1 इज ग्रेटर देन इंटीग्रिन। और फिर आपके पास था टी ट्रांजिएंट, दैट इज लेक्टिन इज ग्रेटर देन ई कैडहेरियन। फिर मैंने बताया था मार्जिनेशन होता है, रोलिंग होता है, रेट ए से एडहेरियन होता है, और टी से ट्रांसमाइग्रेशन। तो जब माइग्रेशन, रोलिंग और एडहेरियन, अब इधर जो एडहेरियन वाला है इसमें सबसे पहले कौन सी आपके पास होगी? ट्रांजिएंट एडहेरियन होती है, सिलेक्टिन कराते हैं। फिर आपके पास फर्म एडहेरियन होगा, LFA1 करेगा, फिर इंटीग्रीन करेगा। और इस सब को रेगुलेट कौन कर रहा है एडहेरियन को? दैट इज आई कैम, ठीक है। फिर आपके पास ट्रांजिएंट एडहेरियन होता है बाय पी कैम, ट्रांसमाइग्रेशन, सॉरी ट्रांसमाइग्रेशन, पीकॉक लाइक मूवमेंट ट्रांजिएंट, और एडहेरियन इज बाय आई कैम। अच्छा जी चलो, ये सारा मैंने बता दिया। आगे है आपके पास सेल प्रोड्यूसिंग ग्रेन्युलोमेटस एंड फाइब्रस टिश्यू इज। तो जो ग्रेन्युलोमेटस और फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस से फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, और फिब्रोनेक्टिन दैट कनेक्ट्स अपना सेल अपना GIT वाले, ठीक है, फॉर्म एडहेरियन कराता है फिब्रोनेक्टिन GI ट्यूमर्स के अंदर, ठीक है, विद एपिथेलियम। विच ऑफ फॉलोइंग इज फेगोसिटिक, और फेगोसिटिक में आपके पास दैट इज मेसेंजियल सेल्स। अब डिफरेंट सेल्स है वो देख लो। एक होते हैं आपके पास लैंगरहैंस सेल्स स्किन पे, वैसे लैंगरहैंस सेल्स आपको मिलेंगे लेप्रोसी में, ठीक है। अब जहाँ लैंगरहैंस कर रहे हो वहां पे लैंगरहैंस भी कर लो, ये टीबी में होते हैं। अच्छा चलो, अब लैंगरहैंस के बाद आ जाओ आप लोग, मेसेंचियल सेल होते हैं किडनी के अंदर, किडनी के फेगोसिटिक सेल्स में, ठीक है। हुफर सेल्स कहाँ के हैं? लीवर। हाँ ये एस्ट्रोसाइट्स कहाँ पे हैं? ब्रेन। CNS के, ब्रेन में। हाँ ब्रेन में ईटिंग एस्ट्रोसाइट्स हैं या CNS के। ग्लाइल? हाँ ग्लाइल जो उनसे ना ब्रेन सपोर्टिंग सेल्स हैं, उसमें एस्ट्रोसाइट्स खाते हैं या कोई और खाते हैं? एंटीजेनिक प्रॉपर्टी किसकी होती है? मैम वो डेंड्राइटिक नहीं थे? एस्ट्रोसाइट्स, ब्रेन फेगोसिटिक सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है। मैडम इसमें से एक एस्ट्रोसाइट्स, हाँ जी। सपोर्टिंग जी इसमें जी। से एक सपोर्टिंग है और एक मैक्रोफेजेस है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे है। स्पोर्टिंग कौन सा है? मैडम ग्लाइल एस्ट्रोसाइट्स। जो होती है वो ग्लायस सपोर्टिंग है। अच्छा तो एस्ट्रोसाइट्स खाने वाले। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा ये सुनो, क्या? एक मिनट, ये लिखा हुआ है एस्ट्रोसाइट्स आर नॉर्मली प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट, कैन डिस्प्ले फेगोसिटिक एक्टिविटी, ठीक है, ड्यूरिंग इंजरी एंड न्यूरोजेनरेटिव कंडीशन। बेसिकली सारे ग्लाइल सेल्स के टाइप्स है ना, तो इसके अंदर सभी स्पोर्टिंग होते हैं, मगर जो मैक्रोफेजेस के साथ है ना, माइक्रोग्लाया लिखा हुआ है। माइक्रोग्लाइल लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी। माइक्रोग्लाइल का फेगोसिटिक एक्टिविटी होता है ड्राइव फ्रॉम योगसेक प्रोजेनिटर सेल्स, ठीक है, और
रिमूव डेड सेल डेब्रिस पैथोजेन साइनेप्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो माइक्रोग्लाइल सेल्स आपके पास आ जाएंगे फेगोसिटिक, स्पेसिफिक फेगोसिटिक में। और ये लिखा हुआ है कैन चेंज शेप एंड बिहेवियर बिकमिंग मोर फेगोसिटिक इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और डिजीज लाइक अल्जाइमर्स। तो अल्जाइमर्स में किसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी? माइक्रोग्लाइल। अब एक्चुअली देखो ये जितना मर्जी हम कर लें, आप लोग अब चैट जीपीटी स्टार्ट करो यूज करना, उसके अंदर आपको ना 10 पॉइंट्स एक वीक के बारे में बताएगा, तो आपके पास एडिशनल पॉइंट्स होते जाएंगे। मैं या कोई एकेडमी जितनी भी जोर लगा ले, हम ये सारी चीजें एक टाइम पे नहीं करा सकते, ठीक है? कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज रहेंगी। आप लोग अपनी रिसर्च बढ़ाओ, ठीक है? एक बुक खोलते हो, साथ में एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन, उनकी कमी की वजह से कौन से डिजीज होंगी, ज्यादती की वजह से कौन सी होंगी, उनका नॉर्मल फंक्शन क्या है, डिजीज में मैकेनिज्म्स क्या है, खास करके मेडिसिन वालों के लिए कह रही हूँ मैं ये, ठीक है? जो है अपना सर्जरी, सर्जरी देखो उनकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हुई है पेपर में, मगर सर्जरी फिर भी कहीं ना कहीं अप्रोचेबल है। आप परसेंटेज देखो ना एकेडमी में ही, ज्यादा मेडिसिन की गिरी है एज कम्पेयर टू सर्जरी। लास्ट अटेम्प्ट से तो दोनों की गिरी है अपने अपने रिस्पेक्टिव उसमें। चलो, तो माइक्रोग्लाइल सेल आई थिंक, ठीक है? और मैम हिस्टियोसाइट्स भी थे उसके ब्लड के। हिस्टियोसाइट्स और ब्लड में मुझे बताओ वो क्या स्पोर्ट, वो कौन से स्पोर्टिंग कौन से होते हैं? पेरिसाइट्स, ठीक है? वेसल्स की अंदर होती है पेरिसाइट्स, अक्सर वो पूछता है। जी करेक्टरिस्टिक मैम। फीचर ऑफ प्लेटलेट, तो प्लेटलेट्स का क्या है? एग्रीगेटेड व्हेन बाउंड टू कोलेजन फाइबर्स। अब प्लेटलेट्स की एक पूरी डिजीज वो आपके पास है, और उसके साथ फैक्टर्स हैं जिसमें बर्नार्ड सोलियर और साथ में वॉन विली ब्रांड और वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो मैं हेड ब्लड में कराऊंगी। नॉन न्यूक्लिएटेड ग्रेन्युलेटेड डिराइव्ड फ्रॉम बोन मैरो। तो एक चीज आप लोगों ने याद रखना है कि दैट इज इनका लाइफ स्पेन। ये आप लोग की एक असाइनमेंट, एक सुबह दी है मैंने जो मैं देके भूल जाती हूँ, दूसरा ये है अपने लिए करनी है आपने। डिफ्यूजन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कल मैं बताया सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा थिकनेस से इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है? और तीसरा था जितना गैस का कोफिशिएंट ज्यादा होगा, डिफ्यूजन कोफिशिएंट। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन कोफिशिएंट है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का। हाँ, साइज के लिहाज से अगर पार्टिकल पूछे कि जो ज्यादा एब्जॉर्बेबल है दैट इज वाटर, ठीक है? और वैसे ओवरऑल डिफ्यूजन पूछे तो सबसे ज्यादा इसकी है गैस में। चलें जी आगे। पेशेंट है आपके पास विद स्वेयर डायरी है आपके पास। What infusion will be given to increase ECF and decrease ICF causing plasma expansion and osmotic equilibrium? देखो बॉडी में एक मैकेनिज्म है, आपने एक स्टेट पहुंचानी है दैट इज इक्विलिब्रियम। तो जब भी आप वाटर इनटेक करते हो, वाटर चला जाता है ECF में, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कुछ ऐसा करो कि जो ICF है ना, ठीक है, इसका जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, ये ज्यादा इधर आ जाए। मतलब कुछ किस तरह होगा, मुझे वैसे एक नॉर्मल तरीके से बताओ। आप ऐसी क्या चीज दोगे कि इसका जो वाटर कंटेंट है, ये लिखा हुआ है डिक्रीज ICF कॉजिंग प्लाज्मा एक्सपेंशन। अच्छा एक सेकेंड, कि ये इसका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को उधर ले जाए, किस तरह करोगे? इधर कोई ऐसी चीज आनी चाहिए जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। मैडम सोडियम सोल्यूट, क्लोराइड की इन्फ्यूजन दे दें। सोडियम क्लोराइड की तो डॉक्टर साहब डिफरेंट इन्फ्यूजन है आपके पास, इधर 0.45 भी दिया हुआ है और 3 भी दिया हुआ है। ज्यादा ही देंगे। नॉर्मल नॉर्मल बॉडी में कितना होता है? ये 0.9 वाटर 9% NaCl इज आइसोटोनिक टू बॉडी, ठीक है? जो भी है वो आपके कंपार्टमेंट, ठीक है, आइसोटोनिक है। मतलब इसमें जो सोल्यूट है दैट इज इक्वल टू सॉल्वेंट। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें सोल्यूट कंटेंट ज्यादा है, इसमें वाटर कंटेंट कम है। और एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट कांस्टेंट कम है, कंटेंट एंड वाटर कंटेंट इज ज्यादा। अब लेट्स सपोज वो कहते हैं कि हमने ECF में सोल्यूट कंटेंट ज्यादा है, ये वाली, और वाटर कंटेंट कम है, मतलब इट इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये जो आपने ये वाला दे रहे हो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, ये आपके पास यहाँ का सारा फ्लूइड खींच लेगा यहाँ पे। तो वो भी यही कह रहे हैं कि आपने स्वेयर डायरिया है, डायरिया में क्या हो गया, व्हाट इन्फ्लुएंस विल बी गिवन टू इंक्रीज ECF एंड डिक्रीज ICF वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे ज्यादा करोगे आप इसका? बाय गिविंग ये वाला सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन जब दोगे दैट इज आपके पास हाइपर सैचुरेटेड, हाइपर ऑस्मोलर, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या है, सोल्यूट कंटेंट ज्यादा है, तो ये ICF का वॉल्यूम अपने पास खींच लेगा।
और इक्विलिब्राइज कर देगा, ठीक है। सो दैट इज 0.9% आपके पास आइसोटोनिक है, 0.45 इससे कम हो गया दैट इज हाइपोटोनिक, और 0.9 से जितना भी ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, दैट इज 1%, 2%, 3%। तो इधर क्या लिखा हुआ है 3%। समझ लगी इस बात की? मैडम इस एमसीक्यूज के हिसाब से मुझे एक बात याद आ गई, मैं सोचा कि मैं आपको बताऊंगा। ये जो बीआरएस पैथोलॉजी और बीआरएस फिजियोलॉजी के जो एमसीक्यूज है वो बहुत ही ऑथेंटिक एमसीक्यूज होते हैं, और उनके साथ जो बाद में एक्सप्लेनेशन देते हैं वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से 4-5 जो ऑप्शन के देते हैं। जो सिस्टम हम यहाँ से कर लेंगे ना किसी टाइम, काइंडली मैडम उस वो एमसीक्यूज भी करा दे, तो वो काफी ज्यादा वो उस चीजों डॉक्टर जाकिर, उन्हीं एमसीक्यूजों को भी लेते हाँ हैं। डॉक्टर जाकिर मैं बताती हूँ, इस दफा ना बीआरएस में से काफी एमसीक्यूज आए हैं, मुझे पता लगा है। बायोकेमिस्ट्री बीआरएस दोनों में नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने ना आपको यूएसएमएल के जो डिफरेंट पोर्शंस है वहां से उसके एमसीक्यूज बना के भेजे हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज आ गई है, हमने सेल किया है, ठीक है। सेल फिजियोलॉजी मेरा ख्याल है शायद है नहीं है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन आगे जितनी भी हमारे पास फिजियोलॉजीज होंगी, पैथोलॉजीज होंगी, मैं डालूंगी उन सबके, ठीक है, बेफिक्र होकर हम एक्सप्लेन करेंगे उसको, ठीक है। ओके। ओके। अच्छा चलिए, म्यूटेशन इज डिफाइंड एज दैट इज परमानेंट चेंज इन डीएनए, और चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कुछ नहीं है। सब मैं कह रही थी कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप नीचे लाजमी ये देखो, अगर आप मेरी स्पीड से चलोगे आप नीचे नहीं देखोगे ना, आप जब खुद सॉल्व करोगे तो आप ये आपने फिर ये सारे देखने हैं, आपने सारे देखने, फिर आपको आंसर्स कंफ्यूज करेंगे, इसलिए साथ साथ इसको देखो, नीचे वाले एमसीक्यूज को। विच प्ले पार्ट इन फेगोसाइटोसिस, तो फेगोसाइटोसिस में, अच्छा मेरे टाइम पे ना मैं सबसे ज्यादा मैक्रोफेजेस को करती थी, तो आपके पास न्यूट्रोफिल्स को, मैक्रोफेजेस ये भी हो तो न्यूट्रोफिल्स को पिक करना है विद इन 24 to 48, और जो प्राइमरी है दैट इज न्यूट्रोफिल्स। फिर उसके बाद मैक्रोफेजेस आते हैं आपके पास 72 आवर्स के साथ, बेसिकली ज्यादातर हिस्ट्री आती है। इवन एमआई हो गया तो न्यूट्रोफिल्स ने पहले माइग्रेट करना है और फिर उन्होंने आना है, ठीक है। अच्छा जी, प्लाज्मा सेल्स जो है, बी सेल्स, उसके साथ लिवर और वो सारी चीजें, मोनोसाइट्स जोन से हैं आपके, ठीक है। मोनोसाइट्स कहाँ पे होते हैं बच्चों? मोनोसाइट्स भी आपके पास होते हैं, दो दो लिनिएजेस हैं, एक आपके पास है लिम्फोसिटिक और एक है आपके पास माइलोसिटिक। माइलोसिटिक्स है मोनोसाइट, फिर आपके पास मेगा कैरियोसाइट्स और नहीं, मैक्रोफेजेस वगैरह इधर है, और बी और टी लिम्फोसाइट्स आपके पास उधर है लिम्फोसिटिक, तो ये आपके पास है लिम्फोसिटिक और साथ में माइलो, ठीक है। माइलो में आपके पास आरबीसी की प्रोडक्शन, आपके पास ग्रेन्युलोसाइट बीईएन, आपके पास मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट प्लेटलेट्स वगैरह। अच्छा लिम्फोसाइट्स इधर से बी और टी, ठीक है, टी की फिर फर्दर इधर प्लाज्मा सेल्स वगैरह, ये आपके पास है। अक्सर वो कहते हैं कि मोनोसाइट्स और जो है अपना ये इस पे से कोई उठा लेता है लेटपोस बेसोफिल, इन दोनों का क्या ट्रू है, दैट इज ये एक लीनिएज से आ रही है, ठीक है। इसको याद रखना, ये भी एक एमसीक्यू। अच्छा, नेगेटिव चार्ज ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ड्यू टू हेपरिन सल्फेट, HPL, प्रोटीओग्लाइकिन एंड लैमिनिन या एल्ब्यूमिन, ठीक है। इन हेल्दी एडल्ट आईसीएफ तो मैंने बताया कि आपके पास 42 लीटर था, और 2/3 और 1/3, ठीक है। 1/3 आपके पास है ईसीएफ, 2/3 है आईसीएफ, तो दैट इज 28 लीटर, ठीक है। फिर उसमें 11 लीटर अगर करो तो आपके पास इंटरस्टिशियल इसमें इस 14 में, और 3 लीटर इज प्लाज्मा। Peroxisomes are produced by, कल परसों हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, और गोल्जी से आपके पास क्या आएंगे, लाइसोसोम्स। इधर आपके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और इधर आपके पास पर ऑक्सीडाइजेज और वो सब कुछ होगा। फ्लो थ्रू ओरिफिस डिपेंड्स ऑन, ठीक है, तो दैट इज प्रेशर। अब देखो, आपको मैंने दो चीजें कराई थी, एक था डॉल्टन्स लॉ। डॉल्टन्स लॉ इज प्रेशर लॉ, कि जो प्रेशर है नॉन रिएक्टिव गैस का इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, दिस इज अ डॉल्टन्स लॉ। फिर था लेप्लास लॉ, दैट वाज, ये वॉल है आपके पास, लेप्लास लॉ, हाँ। ये क्या है, इसके ऊपर जो कैपिलरी कैपिलरी वॉल का जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ये बेसिकली बर्स्टिंग नहीं होने देगा, ठीक है। इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर प्रिवेंट्स बर्स्टिंग, दिस इज लेप्लास लॉ। और लेबल लाइन प्रिंसिपल किसका किया था हमने? सिंगल, वो एक टाइम पे नर्व एक ही करेगी।
नर्व स्टिमुलेट सिंगल टाइप, ठीक है, स्टिमुलेट। अगर इसके बाद एक और हमने किया था ऑल और नन लॉ, वो किसका था? वो या तो होगा या फिर नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल का। अरे भाई अंग्रेजी उर्दू तो ठीक है, एक्सॉन हिलॉक, जी मैम। ठीक है, ये चार चीजें इसी तरह याद रखो कि फ्लो थ्रू ऑरिफिस, ये आपके पास एक ओपनिंग है ये वाली, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हम कहते हैं ना मोटर चलाओ ताकि पानी का प्रेशर बढ़े, ठीक है, एक सादी सी एग्जांपल है। तो प्रेशर कम होगा तो ये फ्लो कम होगा, प्रेशर ज्यादा तो ये फ्लो ज्यादा होगा, ठीक है, फव्वारे ज्यादा फूटेंगे। तो दैट इज अच्छा, लेकिन इधर तो डेंसिटी है। Flow through orifice depends on density. Flow through orifice depends upon density, and flow through medium depends upon viscosity. Viscosity is thickness. और ये किस तरह करेगा? Let me check. Flow through orifice density. What is this? ये किस मीडियम से रिलेटेड कर रहा है? CSF या बॉडी फ्लूइड्स, किसकी बात कर रहा है? ये बेसिकली एनेस्थीसिया वाले क्वेश्चंस हैं, गंदे वाले, ये वाले। Higher density, slower velocity for a given pressure drop, but higher mass flow rate in gas flow. Basically गैस फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, ये जिस तरह आपके ये जो होते हैं ना सिलेंडर्स, इसके जो उनसे होते हैं आपकी कंप्रेस्ड गैसेस पड़ी होती हैं, इनके फिर ऑरिफिसेस हैं, ठीक है। तो फ्लो थ्रू ऑरिफिस डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके ऊपर ये आपके जो कंप्रेस्ड गैस चैम्बर्स हैं, ठीक है, ये इसी तरह ही रटो। बेसल बॉडीज आर फॉर्म्ड बाय, तो कल हमने ये पढ़ा था सेंट्रियोल्स। इसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर पोटेशियम इज मेंटेन बाय, तो ये याद रखो कि एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर सोडियम पोटेशियम पंप, और पोटेशियम खुद क्या करता है, मेंटेन क्या करता है, ये बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करेगा आपके पास एक्शन पोटेंशियल को। और जो दूसरा था आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या वैसे, तो दैट इज अचीव्ड बाय पोटेशियम फ्लक्स, ठीक है। The action potential is maintained by sodium potassium pump. Transient transport of D and L glucose proceed at the slow rate down an electrochemical gradient by which of the following process? अब देखो down an electrochemical gradient, down an electrochemical gradient का मतलब क्या है? मैम फ्रॉम हायर टू लो, ये तो सिंपल हो गया ना। ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है, हायर टू लोअर। अच्छा, प्लेसेंटा में बेसिकली फैसिलिटेटिव डिफियन जिसमें कैरियर्स चाहिए, प्राइमरी एक्टिव जिसमें कैरियर चाहिए, ठीक है, और को ट्रांसपोर्ट जो सोडियम और ग्लूकोज की हो रही है इंटेस्टाइन्स में और साथ में पीसीटी में, ठीक है। तो इन सब को एनर्जी चाहिए, इवन काउंटर में भी, ठीक है, रह गया सिर्फ और सिर्फ ये। और ये वो है जो डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, और सिंपल डिफ्यूजन में कहाँ हो रही है ग्लूकोज की सिंपल डिफ्यूजन? अब क्वेश्चन पढ़ो, ट्रांसपोर्ट ऑफ डी एंड एल ग्लूकोज प्रोसीड्स at the same rate down an electrochemical gradient by which of the following process? कहाँ हो रही है सिंपल डिफ्यूजन ग्लूकोज की? होती है इंटेस्टाइन में। उधर, तो मैंने भी बताया ना कि से आपके पास हो रही है इंटेस्टाइन में सेकेंडरी एक्टिव। मैडम नहीं होती, जितने भी ग्लूट्स होते हैं वो एनर्जी कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें आपके पास डी और एल की फॉर्म की बात की है, ग्लूट्स की बात की है ना आपने डॉक्टर मेहदी नबी के ग्लूट्स के थ्रू होती है। तो ग्लूट्स आर द चैनल्स कैरियर्स, ठीक है, जी मैडम। सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे ये मतलब मुझे क्वेश्चन की नहीं एक्चुअली समझ लग रही ना कि सिंपल डिफ्यूजन हो कैसे सकती है ग्लूकोज की। तो मैम उन्होंने सिर्फ प्रोसेस पूछा है। वही तो बात है, सीपीएसपी का अपना मसला है, वही क्वेश्चन तो ढंग का बता दो। चलो खैर, तो बेसिकली ग्लूट्स को याद रखना है, मैंने कल ग्लूट्स भी भेजे थे आपको लेस इधर, वो जी ग्लूट्स मैडम, जरा देख लो, ग्लूट ये 1 ठीक 2। है, अच्छा मैडम, ग्लूट आपने जो 1। पहले पिक्चर भेजी थी ना उसमें ग्लूट 3 के अंदर ब्रेन और ये था, स्पर्म्स था, इसमें ग्लूट 5 के अंदर स्पर्म्स है।
तो ये वाला याद रखना है अब। वो मैंने किसी बुक से भेजे थे, मैंने कितने भेजे हैं मुझे तो दिखाओ। मैं आपको भेजती हूँ। वो मैं हमेशा नेट से भेजे थे। अच्छा चलो, ये भेजे थे मैंने। ये 3 में ही है। उसमें ना ग्लूट 5 के अंदर स्पर्म्स लिखे हुए हैं। उसमें जी, इसमें स्पर्मेटोसाइट्स हैं। जो आपने जो दूसरा भेजी है ना, उसके अंदर ग्लूट 5 के अंदर लिखे हुए हैं फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म के साथ। अच्छा देखो, फ्रुक्टोज की मेटाबॉलिज्म के साथ अगर ग्लूट 5 है तो फिर उसी में स्पर्म जाना आपने उसके साथ है, क्योंकि स्पर्म्स को अपनी एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, आपके फ्रुक्टोज चाहिए। फ्रुक्टोज चाहिए, ठीक है। ठीक है। और हाँ जी, चलो, पेशेंट विथ 3rd डिग्री बर्न लॉस्ट, और इसमें ना बहुत सी चीजें कॉमन भी हैं, जैसे ब्लड के अंदर और उसके अंदर भी कुछ, जैसे अगर अगर मैं देखूं स्केलेटल मसल्स है, हार्ट, लेट्स सपोज GLUT1 एंड GLUT4। अब उसे साथ में लेसर एक्सटेंड लिखा है GLUT1 और मोर एक्सटेंड लिखा है GLUT4। ठीक है, लिवर में आज ही हमने पढ़ा, ये जो अपना सारा कर रहे थे, डाउन रेगुलेशन कर रहे थे MHC1 का, और दूसरा तो उसमें क्या था आपके पास, GLUT2 के अंदर था लिवर HCC। ठीक है, तो जो MHC मैकेनिज्म था ना डाउन रेगुलेशन, उसमें ज्यादा कॉमन है HCC बाय GLUT2। ठीक है, ये भी एक MCक्यू है। पेशेंट, डॉक्टर जाकिर आपको बात समझ लग रही है? Patient with 3rd degree burn जी lost so मैडम। much water. Okay. And electrolytes, he will have low voltage action potential due to deficiency of which electrolytes, that is, अब low voltage है, that is amplitude, that is आपके पास hyponatremia। ठीक है, 0.5 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन, ये तो भाई सिर्फ एक रटी रटाई बात है कि ये जो 0.5 ग्राम के साथ जब भी एल्ब्यूमिन की बात करेगा ना, तो लिम्फ को याद रखना है। अब मुझे बताओ कि लिम्फेटिक फ्लो इसका एक हेमरेज के साथ आता है, MCQ, और एक आता है आपका इसके साथ एल्ब्यूमिन के साथ। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन इसका फ्लो ज्यादा करेगा कम करेगा? मैडम कम करता है। एल्ब्यूमिन वो प्रोटीन्स बढ़ाता है जिसकी वजह से फ्लो कम होता है, उसकी वो विस्कोसिटी बढ़ती है। कितने चाहिए? क्या करना है हैरियट? अच्छा बता, एक सेकेंड डॉक्टर साहब, मैं इधर आना, अभी चाहिए? हाँ, अच्छा ये आप मुझे एक्सप्लेन करो डॉक्टर, मैं बस एक काम करके तो आगे करती हूँ। हेमरेज और ब्लड फ्लो दोनों का बताओ क्या है? मैडम इसमें ये जो एल्ब्यूमिन है बेसिकली ये विस्कोसिटी बढ़ा रहा होता है, क्योंकि प्रोटीन जब ज़्यादा होते हैं तो वो आपकी विस्कोसिटी ब्लड की बढ़ रही होती है। यानी कि वो वाटर रिटेंशन उसमें ज़्यादा हो रहा होता है, बजाय से कि वाटर वो बाहर देता जाए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। तो ये वो वाली में हमें बात किया उन्होंने, लिम्फ के अंदर होता है ये। ये ना आपका एक क्वेश्चन आता है इधर CPSP का, उसमें उसने हैमरेज दिया होता है और साथ में आपका इसका दिया होता है एल्ब्यूमिन का। ठीक है, और ये है आपका डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो, हैमरेज। ठीक है, और साथ में आ गया आपके पास एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन कम होगा तो फ्लो ज्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा होगा अगर एल्ब्यूमिन कम होगा। बस ठीक हो गया। एल्ब्यूमिन कम है, फ्लो ज्यादा है, हेमरेज है अगर आपके पास, तो हेमरेज में लीड टू, हेमरेज में बेसिकली हो क्या रहा है, हेमरेज में आपके पास प्रोटीन्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है? मैडम वो भी आपकी कम ही हो रही होगी, क्योंकि ओवरऑल आपका जब ब्लड निकल रहा है। देखो, नहीं। अगर कॉन्सेप्ट ये लगाते हो ना, एक सेकंड, हेमरेज में आपके पास ब्लड जो लिम्फेटिक फ्लो है इंक्रीज है, एल्ब्यूमिन अगर आपके पास है तो दैट इज आपके पास ज्यादा है, तो
एल्ब्यूमिन कम ज़्यादा होगा तो फ्लो होगा आपके पास कम। जी, हेमरेज जब होते हैं हमारे पास एल्ब्यूमिन लॉस होता है, क्या होता है? जैसे एक बर्न का पेशेंट है, लॉस बर्न होता है मैडम, आपका एल्ब्यूमिन लॉस लॉस होगा जब होता है, हेमरेज होता है। लॉस हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, लिम्फेटिक फ्लो ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसी तरह एल्ब्यूमिन अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपके पास लिम्फेटिक फ्लो कम, या इसको हेमरेज के साथ ही याद रख लो कि एल्ब्यूमिन कम तो लिम्फेटिक फ्लो ज़्यादा है। वो एमसीक्यू यूँ देते हैं कि एल्ब्यूमिन बढ़ गया तो लिम्फेटिक फ्लो कम हो गया, तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने अनकवर्ड लाइंग इन रूम एट टेम्परेचर 28, हीट लॉस बाय दैट इज आपके पास रेडिएशन, ये मैंने कल बताया आप लोगों को। अगला एमसीक्यू है डॉक्टर, आप लोगों में से कोई एक पढ़े बच्चों। मैन अनकवर्ड लाइंग इन रूम एट 28, हम ये पूरा नजर आ रहा है। हीट लॉस बाय ये लो, ये लो, नहीं मैंने कर दी क्योंकि ये लोग, ये बाकी खुद कर दो रेडिएशन। ये लो। पेशेंट हाँ, हीट लॉस बाय रेडिएशन। पेशेंट नेकेड है और lying on surface stable, heat loss by conduction. पेशेंट ठीक है। नेकेड है और टेम्परेचर मेंशन हो और हीट लॉस बाय रेडिएशन और फिर कंडक्शन होगा। नेकेड और ह्यूमिडिटी है तो उसमें फिर हीट लॉस बाय कन्वेक्शन। तो कल उसने आपको नेकेड भी दिया हुआ था और साथ में उसने सरफेस एरिया नहीं बल्कि आपको साथ में क्या दिया हुआ था, आपको ह्यूमिडिटी दिया था, लेकिन वहां पे ऑप्शन कन्वेक्शन का नहीं था, तो रेडिएशन और कंडक्शन। अच्छा, बस वो मैंने ना काम करना था, हो गया। अभी मैं जरा आगे, पोस्चर मेंटेन बाय मसल स्पिंडल इज डन बाय, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों, मसल स्पिंडल एक्चुअली ये आपके पास मसल है, ठीक है। ये सेंटर में आपके पास होते हैं न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन्स, ठीक है। तो ये जो लेंथनिंग है ना, लेंथनिंग दैट आर कंट्रोल्ड बाय आपके पास मसल स्पिंडल, ठीक है। मसल लेंथ, ठीक है, या आपके पास उसकी टोन, ठीक है, ये सारी। जबकि आपके पास जो स्ट्रेच को प्रिवेंट कर, अब देखो मसल ने लेंथ, अब उसने कहने के यार ये ना हो कि फर्दर टीयरिंग स्टार्ट हो जाए, तो इस टीयरिंग को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास गोल्जी टेंडन ऑर्गन होगा, ठीक है। सो पोस्चर मेंटेन बाय मसल स्पिंडल, जब स्पिंडल की बात करेगा तो प्रोग्रेसिव लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग सेम है। अगर आपने खड़ा होना है तो आपके पास मैकेनिज्म क्या होगा, आपके पास एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों करेंगे, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट दोनों एक्ट करेंगे, एक दूसरे को पोज करेंगे और फिर सेंटर में रखेंगे। ये भी एक एमसीक्यू है। नॉर्मल फ्लूइड लॉस इन 24 आवर्स थ्रू पर्सपिरेशन दैट इज स्वेटिंग इज, आपने याद रखना है 200 टू 400। नॉर्मल यूरिन कितना बन रहा है, 500 टू 1500 पर डे। मिनिमम वैल्यू है 500, तो इससे कम पहले यूरिन हम डेली 2 से 3 दफा उसमें गया, और फिर बाकी आपके पास पर्सपिरेशन। तो एक नॉर्मल जो डे है उसमें आपके पास इतना है, जबकि आपके पास सनी डे में इससे ज्यादा एक्सेसिव लॉस होगा, तो 200 से 40 400, इसको 200 बहुत पसंद है। एक इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया याद रखो, दैट इज ये 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अच्छा, मीन ट्रांसपोर्ट रेट ऑफ म्यूकस इन नेजल म्यूकोजा, सबसे पहले तो ये म्यूकस को याद रखो, ठीक है। एम से म्यूकस, एम से मैं मेरे कितने बच्चे, 12, 12 इज दर्जन बच्चे, ठीक है, दैट इज 12 mm पर मिनट, ठीक है। और वो हर वक्त नाक ही बहता रहता है उनका, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आ गई कि हमारे पास ये जो म्यूकस है ये आपके पास ना सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है, इधर से ज्यादातर रिलीज हो रहे होते हैं, और ये आपके पास डेंटल डिके और ये सारा जो कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस है, प्लॉक्स बन जाते हैं उसमें, ठीक है। और कौन सा म्यूकस कौन सा सीरियस है ये बाद में करेंगे। व्हाट इज क्विक वे टू लूज हार्ट लूज सॉरी हीट, दैट इज क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन। मुझे बताओ कि इनिशियल हीट की डेफिनेशन क्या थी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनिशियल हीट। शिवरिंग से मुझे बताओ वेट हीट लॉस होती है या प्रिवेंट होती है। लॉस होती है, लॉस होती है। और स्वेटिंग से क्या होती है। उससे भी आपकी हीट लॉस होती है, कूलिंग अच्छा और इफेक्ट। कूलिंग अच्छा इफेक्ट और देता है। हाँ जी, शिवरिंग से कूलिंग इफेक्ट है आपका, सॉरी स्वेटिंग से, ठीक है। स्वेट करते हो ना तो बॉडी में हीट निकालते हो, और शिवरिंग क्या है, जब आपको ठंड लगी हुई है तो आप उसको थोड़ा सा शिवर करते हो ताकि आपको थोड़ी सी थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस हो। और बेसिकली ये कौन कर रहा है आपका,
कौन सा न्यूक्लियस कर रहा है? डॉक्टर जाकिर? वेंट्रिकुलर नहीं नहीं, या फिर कैजमेटिक? प्री ऑप्टिक होगा, कौन सा होगा? प्री ऑप्टिक और लेटरल हाइपोथैलेमस। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस अच्छा जी, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। जी जी, एक मिनट। मैम वो पोस्टीरियर हीट को करेगा और इंटीरियर उसको करेगा। जी वो ठीक है, मैंने एक्चुअली ना आपको थर्मो रेगुलेशन का कहा है। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस मेन करेगा, फिर एंटीरियर जो है ना हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, और फिर आपके पास पोस्टीरियर। अब एंटीरियर की अगर बात करो तो हॉट पॉट से याद रखो कि हीट के लिए आपके पास पोस्टीरियर है, और कूल के लिए आपके पास एसी, एसी कूलिंग, ठीक है, फिर वो है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हीट की अगर करोगे दैट इज प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है। sarcomere is seen on age zone which will be seen on relaxed muscles। अच्छा देखो बच्चों, ये आपके पास sarcomere है, वो कह रहे हैं sarcomere is seen on age zone, ठीक है। एज जोन ये था आपके पास ए बैंड, इधर ही एज जोन होता है, ये आई बैंड है। व्हाट विल बी सीन ऑन रिलैक्स्ड मसल्स, तो रिलैक्स मसल्स में क्या है मिलेगा, वैसे बड़ा ही अजीब, तो थिक फिलामेंट है, ठीक है। आपके पास एज जोन की बात कर रहा है तो दैट इज थिक फिलामेंट मायोसिन। व्हाट विल बी सीन ऑन रिलैक्स्ड मसल्स, रिलैक्स्ड हो या कॉन्ट्रैक्टेड हो थिक फिलामेंट, जिसमें आपका एम बैंड है और जिसमें आपके पास ए बैंड है, वो मिलेगा, ठीक है। और उसी का कंपोनेंट है एज जोन, और एज जोन शॉर्टन अप होता है, और इससे रिलेशन है आपका थिक फिलामेंट। वैसे इसके क्वेश्चन पूछने की भी अजीब अजीब स्ट्रेटजीज है ना, आपको क्वेश्चन समझ लग जाए तो आपको आंसर भी समझ लग जाए। In which condition permeability of membrane increases, तो that is polycythemia, ठीक है। पोलीसाइथीमिया में सेल की परमेबिलिटी ज्यादा होगी। आगे हम डिफरेंट टाइप्स करेंगे पोलीसाइथीमिया से रिलेटेड। इंक्रीज साइज पार्टिकल्स, ठीक है, तो ये परमेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। डिक्रीज टेम्परेचर, तो जो आपके पास है ना टेम्परेचर ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल ज्यादा बम्बार्डिंग होती है, तो ज्यादा मूवमेंट होती है। इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इन फैट। अब अगर आप कंफ्यूज कर सकते थे तो आप एक इसको कर सकते थे और इसको शायद आप पहले ही निकाल देते। तो ये पोलीसाइथीमिया किस तरह से करता है, परमिएबिलिटी ज्यादा है मेम्ब्रेन की, ये भी देख लेते हैं। क्योंकि आपने हाउ polycythemia increases cell permeability, let us see। An abnormal increase in number of red blood cells does not directly increase cell membrane permeability, but it can contribute to change in vascular and endothelial permeability indirectly through different mechanisms, जिसमें आपके पास आ जाएगा कि मोर आरबीसीज, वही विस्कोसिटी वाला सारा कॉन्सेप्ट, सारी चीजें, ठीक है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा, डिसफंक्शन की जगह वजह से फिर ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, थिकनेस की वजह से मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी फिर इस तरह से आपके पास बढ़ जाएगी, ठीक है। इंक्रीज आरबीसी में कॉज कैपिलरी प्लगिंग, ठीक है, फ्लो कम होगा, फिर उसके साथ आपके पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के साथ ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। edema, thrombosis, organ damage due to altered permeability and poor micro circulation। चलें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों में क्या डिफरेंस है ये पूछ रहे हैं वो आपके क्वेश्चन के अंदर। दैट इज एसोसिएटेड विद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा जी, सबसे पहले ये आपके पास न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर कवरिंग। इसके साथ कौन से रेटिकुलम लगे हुए हैं, दैट इज रफ डब एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक, जी, रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज इट हैज, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स हैं, न्यूक्लियस में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी हेयर, ये तो नहीं है, एसोसिएटेड विद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो खैर सुटेबल की तरफ चले जाओ तो वो फिर एसोसिएटेड विद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी यहाँ पे कहीं पे पड़ा हुआ है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे पड़ी हुई है? वो तो बाहर है।
जो इसने सारे साइटोसोल को कवर किया हो। साइटोसोल को कवर किया हुआ है, शाबाश। तो ये आपके पास न्यूक्लियस वैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड है, इसको रफ लिखना चाहिए था, लेकिन चलो खैर फिर भी अगर एसोसिएशन देखो तो स्मूथ इधर गोल्जी एपरेटस और फिर यहाँ पे आपके पास पड़े हुए हैं ऐसे करके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। विच पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट इज इन्वॉल्व इन सेल रिपेयर, ठीक है, दैट इज सेल रिपेयर, ठीक है। साइटोकेराटिन विमेंटिन जोन से आपके पास मीजेनकाइमल टिश्यू के साथ आता है, ठीक है। डेस्मिन्स जोन से हैं वो किसके साथ आते हैं आपके पास? डेस्मिन हमने पढ़ा नहीं है, देख लेते हैं। टाइप 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स लो जी, इनकी भी टाइप्स हैं। दैट प्ले क्रूशियल रोल इन मसल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। और डेस्मिन फॉर्म्स आर स्कैफोल्ड अराउंड जी डिस्क्स इन मसल्स फाइबर, ठीक है। तो ये जो आपके पास जी टू जी सार्कोमेयर है वहां पे डेस्मिन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, डेस्मिन हेल्प ट्रांसमिट फोर्स लैटरली अक्रॉस मसल फाइबर्स, ठीक है, नॉट अलोंग होल लेंथ बट लैटरली भी। और एंकर्स ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियाई इन प्रॉपर पोजीशन विद इन मसल्स, कि मैंने चैट जीपीटी से ही निकाला है, ठीक है। और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे होते हैं? इंटरकलेटेड डिस्क इन कार्डियक मसल्स में, और सब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हार्ट के अंदर, ठीक है। और स्केलेटल कार्डियक और स्मूथ सब में मिलेंगे, मगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं हार्ट के अंदर। चलो, और डेस्मेनोपैथी एक चीज है, दैट इज अ टाइप ऑफ फिब्रिलर मायोपैथी कॉज्ड बाय म्यूटेशन इज डेस्मिन जीन। डिसऑर्गेनाइज्ड मायोफिब्रिल्स होंगे इसमें, कार्डियोमायोपैथीज। कल मैंने बल्कि दिखाया था, मुझे याद आ गया, जब मैं करा रही थी सेल तो मैंने आप लोगों को कार्डियोमायोपैथीज कराई थी, याद आ गया मुझे, एक सेकंड मैं यहाँ दिखाती हूँ। डॉक्टर आयशा, आप तो थी लेक्चर में, जी मैम। भूल गई यार, कहा था ये चीजें लिखना स्टार्ट कर दो, ये लिख लिख कर होना है, ये ऐसे नहीं होना। ये सारी न्यू चीजें हैं। अब देखो इसने एमसीक्यूज में अगर डाला हुआ है ना, तो मतलब इसके इर्द गिर्द के भी आप लोगों ने पढ़ के जाने हैं सारे। अच्छा, मैंने वो पता नहीं पिक्चर शेयर की थी या नहीं की थी, सेल में पढ़ा था ना। जी मैम। टाइटिन थे, मायोसिन थे। अच्छा, टाइटिन ही पढ़े, डेस्पिन नहीं पढ़े, मगर ये चलो। वही डॉक्टर आयशा है, वो पिछले पे हमारे साथ। जी जी, वही हाँ। वाली है, वही है डॉक्टर मैडम डॉक्टर। सब रह गए हमारा कसम से। हाँ डॉक्टर जाकिर, वही ना मैं कहने यही लगी थी, डॉक्टर जाकिर कह रही है ओ अच्छा मैं हूँ तो ये भी है चलो खैर, अल्लाह इस दफा आप लोगों को पास करे भाई। अच्छा चलो, ये जो उनसे है ना, ये देख मैडम लीजिए। मेरे हाँ फ्रेंड हाँ, मेरे फ्रेंड में से आसपास कोई भी प्लेयर नहीं है। चलो भाई अब क्या कह सकते हैं, सीपीएसपी का भी तो कोई निजाम होना, लिटरली मतलब इतना अजीब है ना, क्या करें। मैडम सीरियसली मुझे इस मर्तबा ये उम्मीद नहीं थी। मैं जो जो अजीब किस्म के वो पता नहीं वो क्या चाहते हैं, लेकिन हमने जो मुझे बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि मेरा इस मर्तबा रहेगा, और वो भी इतने कम परसेंटेज पे। मार्किंग क्राइटेरिया की बात है ना डॉक्टर जाकिर, ये भी पता हो तो बंदा कुछ कर ले, बस ये अपनी मर्जी करते हैं यार, क्या किया जाए। पहले जब वे करती थी ना तो हमें तब कहते थे कि जी वो जो बहुत ज्यादा रिपीटेशन करते हैं ना उनको पास नहीं करते, जबकि ऐसा भी नहीं है, इनकी अपनी मर्जी है, जब जिसको करते हैं। पता है मेरी दो फीसें उनकी तरफ फंसी हुई हैं, उस पर ऑब्जेक्शन आ गया था, मैंने कहा मैंने नहीं वापस लेना, पता चले मुझे फेल ही इसलिए कर देती हूँ कि मैं वापस कहूँ तो इनके साथ नहीं आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते। अच्छा चलो, थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट जो उनसे है हमें पता है एक्टिन होता है, मायोसिन थिक होता है। तो ये जो आपके पास है हाइपरट्रोफिड और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी दोनों के साथ है, और डिफेक्ट होता है आपके पास कैल्शियम बेस्ड रेगुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एंड रिलैक्सेशन, तो कैल्शियम का डिफेक्ट। अच्छा, मायोसिन हैवी चेन बीटा, दैट इज ये जो हेड वाला है ना, ये वाला पोर्शन, ये इसका डिफेक्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, सार्कोमेयर शॉर्टनिंग एंड फोर्थ जनरेशन। तो इसकी जेनेटिक वेरिएशन क्या होगा, इट इज लिंक टू आपके पास हाइपर
hypertrophic cardiomyopathy and dilated cardiomyopathy and other cardiomyopathies. Primary mechanism क्या होगा डिजीज का? Altered ATPase deficiency, क्योंकि इधर आपके पास ये ATP जनरेट नहीं हो रहा. Altered availability of number of motors movement, ठीक है, जबकि यहाँ पे डिफेक्ट है कैल्शियम का. अच्छा चलो, फिर आपके पास मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी. अब इसमें क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास अकेला ऐसा है जो कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी बाइंडिंग प्रोटीन सी के साथ. अच्छा, दैट इज थिक एंड थिन फिलामेंट रेगुलेशन. और क्योंकि उसके लिए आपको, अच्छा, जेनेटिक वेरिएंट में आपके पास हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है. और प्राइमरी मैकेनिज्म क्या आपके पास? हैप्लो इनसफिशिएंसी, ये पता नहीं क्या है. तो एच से हैप्लो, ए से हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, और सी से इसका प्रोटीन सी. ठीक है, ये आपके पास मायोसिन प्रोटीन सी. एच से आपके पास हैप्लो इनसफिशिएंसी, और एच से हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी. इसमें ये सारा डिफेक्ट होगा. अच्छा, और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी अकेला अगर बात करो तो टाइटिन, दैट कॉजेज द बेसिकली पैसिव टेंशन जनरेशन एंड मॉड्यूलेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्शन. और मैकेनिज्म क्या होगा इसमें? पॉइजन पॉलीपेप्टाइड एंड हैप्लो इनसफिशिएंसी. तो इसमें पॉइजन पॉलीपेप्टाइड की भी और साथ में हैप्लो इनसफिशिएंसी दोनों हो जाएगी. ये आपके पास है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. अगर याद नहीं रहता सिर्फ ये याद रखो, मायोसिन में प्रोटीन सी हाइपरट्रोफिक, टाइटिन में आपके पास डायलेटेड, और इन दोनों में आपके पास दोनों बस थिन फिलामेंट में कैल्शियम की, और मायोसिन में आपके पास जो एटीपीएस का एक्टिविटी है पंप की, ठीक है, उसका डिफेक्ट होगा. ये कार्डियोमायोपैथीज का सारा कुछ हो गया. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था. और ये मैंने इंटरनेट से कहीं से पिक्चर पकड़ी है. और यहाँ पे अब वो पूछ रहे हैं, दैट इज ये वाला. अच्छा, विच ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट इन्वॉल्व इन सेल रिपेयर. मैं किधर थी एमसीक्यू में? हाँ, डेस्मिन पे थी ना. तो डेस्मिन मेंटेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी, और वो मैं देखो कहाँ से कहाँ चली गई. चलो, एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक सेल्स इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर बाय. तो कार्डियक सेल्स की बात कर रहा है, एसए नोट की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे. इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर बाय सोडियम एंड कैल्शियम फंक्शन. और अगर हाल ही अपना एसए की बात करेगा तो फिर क्या होगा? एसए नोट पे कैसे होता है आपके पास एक्शन पोटेंशियल? फेज 4 0 1 2 नहीं होता, 3. ठीक है, इधर क्या हो रहा था? कैल्शियम का इनफ्लक्स. ये क्या आपके पास? सोडियम. ये क्या आपके पास? पोटेशियम. फिर आपके पास होता है ये वाला. ये होता है आपके पास वेंट्रिकल्स और बाकी सब में. यहाँ क्या आपके पास? बताएं बच्चों. सोडियम का इनिशियल, और जब हाँ, फिर पोटेशियम इनफ्लक्स, और फिर चैनल खुलेंगे. कैल्शियम की और पोटेशियम, जी और फिर रैपिड पोटेशियम फ्लक्स हो गया. जी, इफ्लक्स. चलो जी, आगे चले. तो आपके पास फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस इंक्लूड, तो दैट करेंगे आपके पास प्रेजेंटिंग एंटीजन टू CD4 टी सेल्स. अब देखो, आपके पास मैक्रोफेजेस का फेगोसिटिक भी है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. बी सेल्स हैं, ठीक है, आपके पास वो इम्यूनोग्लोबुलिन से. एक्टिवेटेड टी सेल्स तो मैक्रोफेजेस नहीं. एक्टिवेटेड टी सेल्स हमें किसको प्रेजेंट कर रहा था? आज हमने किया था CD8 MHC1, ठीक है, जबकि मैक्रोफेजेस आपके पास हैं थ्रू एंटीजन टू CD4 टी सेल्स. ठीक है, चलो जी, आगे. आगे, गर्ल है डूइंग एक्सरसाइज है हैवीली टू मेंटेन फिटनेस, देयर विल बी डिक्रीज इन स्केलेटल मसल वेस्कुलर रेजिस्टेंस. तो आपको क्या चाहिए होता है? कल हमने 2-3 चीजें की थी. स्किन की थी, रीनल और स्प्लैंक्टिक वेसल्स की थी, स्केलेटल मसल्स की थी, उसमें एक्सरसाइजिंग और नॉन एक्सरसाइजिंग की थी. हार्ट का क्या था? लोकल. अब मुझे बता दो कोई एक, जल्दी जल्दी. एक्सरसाइजिंग में क्या था? नॉन एक्सरसाइजिंग में क्या था? लोकल में मेटाबॉलाइट्स किस में थे? सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक किस में था बच्चों? मैडम नॉन एक्सरसाइजेज में वो लोकल मेटाबोलाइट्स होते हैं, और जो एक्सरसाइजिंग होता है उसमें इनिशियली सिंपैथेटिक होता है, फिर उसके बाद के अंदर जो है ना वो आता है, लोकल मेटाबोलाइट्स आते हैं बाद ठीक के है, अंदर. और ओके. जो स्किन है उसके अंदर वो सिंपैथेटिक ही होता है. और रीनल और स्प्लैंक्टिक का क्या था? इन्हें ब्लड चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? मैडम यहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इनिशियली ब्लड यहाँ फ्लो, पर कम हो जाता है. ठीक है, ये हमने किया था. फिर उसके बाद एक और चीज क्या था? हार्ट में लोकल मेटाबोलाइट मशीन वगैरह थे.
एक चीज छोड़ के। इंक्रीज ब्लड फ्लो कब होगा आपके पास, जब डिमांड बढ़ेगी? वो स्केलेटल मसल्स का क्या था, एक बताओ। उन्हें ज्यादा ब्रेन का चाहिए, या वो आपके पास अगर नहीं मिलता तो वो कर लेते हैं उसको होल्ड, बताएं। स्केलेटल मसल की तरफ वो ज्यादा चली जाती है, ब्लड फ्लो ज्यादा होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइजिंग। ताकि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है, ठीक है। जी। जी चलो, ये चीजें बाकी थी मैडम जो ब्रेन का भी था कि जो कि पीएच के ऊपर वो करता है, पीएच के क्या थ्रू वो ब्रेन। करता है। मैडम ब्रेन पीएच के थ्रू करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच के थ्रू वो अपना रेगुलेट करता है। हाँ, ये तो अब आप टेबल की बात कर रही है, वैसे मैंने कल नहीं पढ़ाया था। हाँ, लेकिन इसके लोकल मेटाबोलाइट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच है, ठीक है। एसिडिक इज ग्रेटर देन CO2, ठीक है, ऐसे। चलें जी, आगे है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्व एक्टिविटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज दैट इज ट्रोपोमायोसिन। राइबोसोम कंपोजिशन इन, ये फैब में आया बच्चों। राइबोसोम की कॉम्पोजिशन क्या है? तो राइबोसोम इज, हमें ये तो पता है कि राइबोसोम्स आपके पास प्रोटीन और RNA, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम वैसे भी देखो तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए आपके पास राइबोसोम्स और फिर RNA, ठीक है। अगर लेट्स सपोज नहीं भी आता, तुक्का भी मार सकते हो उधर। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अकर्स बाय दैट इज फैसिलिटेटिव डिफिन। लेकिन जब D और L की बात करें और मोड ऑफ वो कह रहे हैं, और डाउन जो हायर टू लोअर में, तो दैट इज आपके पास सिंपल डिफिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रियोल्स, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी डिलीवर्ड बेबी है तो पार्चुरेशन रिग्रेस हो गया, लाइसोसोमल एक्टिविटी। इसके बाद जी। सिंपल नहीं दिया वो ऊपर वाला मैम। हाँ, तो मैं इसकी थोड़ी बात कर रही हूँ सिंपल, ये मैं तो वो दूसरे MCQ की बात कर रही हूँ जो वो दिया हुआ था पीछे, सही सही मैम। वो LOD वाला। मुझे वो MCQ साथ में इसके जोड़ा है मैंने। अच्छा, निजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन दैट इज ग्रेन्युलर, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो ये आपके पास निजल्स ग्रेन्यूल्स यहाँ पे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कहाँ पे नहीं होते? एक्सॉन, हिलॉक, ठीक है। इसके बाद आपके पास स्टूडेंट है आस्क्ड टू ऑब्जर्व डेड बॉडी एट 10 आवर्स डेथ। डेड बॉडी इज ट्रिगर मोटिव दैट इज फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ एक्टिन मायोसिन ATP की वजह से। फॉर सेपरेशन ऑफ एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस ATP is needed to cause muscle relaxation, ठीक है। तो ATP फिर कन्वर्ट होगा ADP में, फॉस्फेट ग्रुप आपका रिलीज होगा। अच्छा, सून आफ्टर एक्साइटेशन देयर विल बी कपलिंग ऑफ, तो दैट इज एक्साइटेशन हुई तो कपलिंग किसकी होनी है? अब क्या स्टार्ट होना है आपका? वो स्टार्ट होना है कॉन्ट्रेक्शन, दैट इज बाय ये आपके पास जो मायोसिन का क्रॉस ब्रिज है ये, और जो ऊपर एक्टिन का आपके पास ट्रोपोनिन कंपोनेंट है, कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ATP इनटू ये PI ग्रुप, ठीक है। तो ये क्रॉस लिंकेज ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, और ये होगा किस वजह से? मायोसिन हेड की वजह से। पॉजिटिव फीडबैक रिजल्ट, क्योंकि जो आपके पास है ना एनर्जी, वो ग्लोबुलर हेड का यहाँ से जो थिन लाइट चेन है ना, लाइट चेन, यहाँ से ये ATP प्रोडक्शन हो रहा है, ये हेल्प कर रहा है इसकी मूवमेंट में। अच्छा चलो, पॉजिटिव फीडबैक रिजल्ट्स इन, तो हम मैंने बताया था कि जब चाइल्ड बर्थ होता है ब्लीडिंग होता है, दैट इज हीमियोस्टेसिस एंड चाइल्ड बर्थ। और जब हम AC चलाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, घर में AC लगा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है वहां से, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड होमियोस्टेसिस, ठीक है। और इन 60% वही बात हम कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरस्टिशियल हमारे पास 11 आएगा। मोस्ट डिपेंडेंट आयन इन ICF, तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है एक चीज याद रखना है, एक होता है ECF, एक होता है ICF। एक्स्ट्रा सेलुलर इज नमक, NaCl। नमक इज अल्कलाइन, ठीक है। ICF में आपके पास पोटेशियम है एंड इट इज एसिडिक, ठीक है। तो अल्कलाइन मतलब इसकी pH अल्कलाइन होगी और इसकी pH एसिडिक है, ठीक है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट थी। तो पोटेशियम है। आयन लार्ज अमाउंट इन ECF इज Na, ठीक है। अच्छा जी, अब Cl भी है लेकिन Na को करोगे। लेमिनार फ्लो रिलेशनशिप, तो हमारे पास लेमिनार फ्लो, एक टर्बुलेंट होता है, एक लेमिनार होता है। तो लेमिनार फ्लो इज इनवर्स टू विस्कोसिटी, और पीछे हमने अभी कंप्रेस्ड गैस का डेंसिटी के साथ क्या कहा था? प्रेशर जो है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है इन ऑरिफिस, ठीक है, ओपनिंग, छोटे मुंह से, ठीक है। और दूसरा था विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का था आपका फ्लो के साथ, ठीक है। तो इनवर्स टू विस्कोसिटी, ठीक है। which ion is required for secretory substance to exocytosis,
तो एक्सोसाइटोसिस के लिए बेसिकली मैकेनिज्म ये कैल्शियम फिजियोलॉजिस्ट व्हाइल स्टिमुलेटिंग अ नर्व इज अनेबल टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। तो क्या कम है, हाइपोनेट्रीमिया हुआ है। अच्छा देखो इधर अब इसने हाइपोनेट्रीमिया नहीं हाइपोकेलीमिया दिया है, ये क्या बात है? इसको हाइपोनेट्रीमिया होना चाहिए। क्योंकि जब वो जनरेट नहीं कर पा रहा है एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू रेस्टिंग मैम मेमोरी। हाँ क्वेश्चन एक दफा भी आया था, तो हमने इसका हाइपोनेट्रीमिया हमने कहा था, लेकिन हाइपोक्लीमिया ही बनता था। मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन याद नहीं है, लेकिन वो हाइपोक्लीमिया उसमें था कि हाइपोक्लीमिया होगा। हाँ जी कैसे? अच्छा मैं बताती हूँ भाई, एक सेकेंड इसको भी सर्च कर लेते हैं। न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट वाइल स्टिमुलेटिंग। क्या रिया तू? मैडम ये भी तो हो सकता है कि रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन जो होती है उसका वो डिपेंड करता है पोटेशियम के ऊपर। अगर पोटेशियम उसका कम हो रहा है तो रेस्टिंग जो कि नहीं पोटेंशियल है होता। उसका उसका वो ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो उसको जनरेट करने के लिए ज़्यादा चाहिए होता है हमें एनर्जी। इस तरह लेकिन का कुछ है इसका? हमने ये कहा हुआ है कि ये जो है ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव्ड बाय पोटेशियम इनफ्लक्स। अब पोटेशियम एक अगर अगर इस कॉन्सेप्ट से जाए पोटेशियम कम है, आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव नहीं हो रहा, नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर तो ये इस कहानी से कर रहे हैं ना फिर तो ये हो सकता है। मगर इसकी कहानी हमें कैसे पता चले कि ये पूछना चाह रहा है, इसकी दिल की बात कैसे करें भाई? मैडम उसके अलावा तो और कोई लॉजिक ही नहीं बनती, क्योंकि अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो मेंटेन कर रहा है पोटेशियम, फिर उसी के हवाले से ही हम कर सकते हैं, वरना तो फिर हाइपोनेट्रीमिया ही बनता है। देखो ना इधर ये लिखा हुआ है if a neurophysiologist is unable to generate an action potential in a nerve during stimulation and the patient has hypokalemia। अब उसने ये दोनों situations दी हैं तो फिर क्या होगा? The likely explanation lies in how low extracellular potassium affects the resting membrane potential and nerve excitability। अब वो किस तरह कर रहा है वो बता रहे हैं। Increased potassium gradient across the membrane potassium wants to leave the cell even more strongly। More potassium efflects membrane become hyperpolarized। अब क्या है, resting membrane potential become more negative in hypokalemia can drop to -80 and -90। Threshold for action potential is harder to reach। Stimulus that would normally cause depolarization now fails to reach threshold। तो indirectly directly यही वाली बात जो हमने की है। ठीक है, चलो वैसे बड़ा ही फजूल है। परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ईसीएफ इज, तो वो अगर परसेंटेज करो तो मैंने आपको बताया लेट्स सपोज 100 ये है, तो आप कर लो अपना ईसीएफ की बात कर रहे हैं ना, आईसीएफ और ईसीएफ दैट इज आपके पास 130। 70 और 30, 30 एक्चुअली 33 समथिंग होगा ना। इस 30s में से फिर आप कर लो इसको तीन हिस्सों में कर लो, 33 कर लो यार। इसको मजीद चार बस हो गया ना, तो दैट इज 30। अच्छा लोकल सेल रिस्पॉन्स टू एक्शन पोटेंशियल इज, तो दैट इज इंक्रीज एम्पलीट्यूड विद इंक्रीज स्टिमुलस विच सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज टू सेल मेम्ब्रेन फॉर। अच्छा देखो ये जब सी की आएगा तो इसमें आपके पास फॉस्फोलाइपेज सी के साथ इज, यार ये टायरोसिन रिसेप्टर्स कैसे हैं? फॉस्फोलाइपेज सी, टायरोसिन तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं। टायरोसिन काइनेज में सोच रही थी लेकिन उसके साथ नहीं होता, ये IP3 के साथ है, लेकिन टायरोसिन रिसेप्टर्स के साथ फॉस्फोलाइपेज सी कैसे करेगा? Phospholipase C is an important enzyme in cell signaling and one of its key activating pathway involves receptors tyrosine kinase। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बस इतना ही लिखा हुआ है।
IP3 में बेसिकली इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में डिफ्यूज थ्रू साइटोप्लाज्म रिलीज कैल्शियम इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो भी आपके पास IP3 फॉस्फोलाइपेज सी के साथ है। चलो ओके, ऐसे तो ऐसे से अब क्लियर वर्ड्स यही है। कैल्शियम रीअब्सॉर्ब फ्रॉम सार्कोमेयर थ्रू दैट इज आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैल जी मैडम हमें एक इसका ये है कि वो जो फोस्फोलाइपेज सी है, जो मैंने जो अभी इस पे पढ़ा है, उसके दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक बीटा होती है और गैमा होती है। जो बीटा होती है वो जी कपल रिसेप्टर के साथ एक्टिवेटेड होती है, और जो गैमा होती है ना वो टायरोसिन काइनेज के साथ एक्टिवेट होती है। क्योंकि GS और GI जो सा ये कैंप और GMP मैकेनिज्म के साथ होंगे। जी ठीक है ओके चले। लेकिन नहीं यार अच्छा ये देखना डॉक्टर मेहरीन, जो आपने बीटा बताई है जी कपल्ड है, तो जी कपल्ड में आपके पास टायरोसिन की जरूरत नहीं है। नहीं मैडम, जी कपल दूसरा नहीं होता, उसमें वो ये इसी से इफेक्ट कर रहा होता है, साइक्लिक जीएमपी को वो एक्टिवेट करके। ये मैं पाथवे भी पढ़ लेती हूँ। नहीं एक सेकंड ठहर जाओ, इसको ना मैं देखती हूँ, ये मेरे पास है क्योंकि हम मैकेनिज्म इधर कर लें। अब इतने MCQs अगर इधर से आए हैं तो फिर हम कर ही लेते हैं। हमारे पास 3 मेजर फैमिलीज हैं, GS GI और GQ। ठीक है, GS में हमारे पास हो गया एडिनाइल साइक्लेज। ठीक है, GI में हमारे पास फिर एडिनाइल साइक्लेज और GQ में हो गया फॉस्फोलाइपेज सी। अब अगर आप आ जाओ GS में, तो इसमें क्या होगा आपके पास एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी इंक्रीज कैंप कैंप के थ्रू। ठीक है, और इनहिबिटरी में कैंप डिक्रीज और इनहिबिट आपके पास एडिनाइल साइक्लेज और GS और GI इसके थ्रू, जबकि GQ आपके पास करेगा बाय फॉस्फोलाइपेज सी, जिसके अंदर आपके पास की एंजाइम है जो अभी उसने टायरोसिन काइनेज बताया, मगर इसमें ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल भर जाएंगे, इंक्रीज IP3, इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन सी। एज सच इधर भी किधर टायरोसिन काइनेज लिखा नहीं है फॉस्फोलाइपेज सी में। मैडम ये भी इतना वेग इन्होंने बताया है, ये देखें, अगर मतलब फोस्फोलाइपेज सी की कोई टाइप सब टाइप ही नहीं बताई, जनरल बताया है। जनरल बताया बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि देखो ना कि अगर आप IP3 देखोगे तो IP3 में ज्यादातर आपको ये मिलेगा ना, ये देखो ये जो IP3 है दिस इज रिलेटेड टू कैल्शियम, जो कि आपके पास फिर ऑक्सीटोसिन और ये वो टायरोसिन काइनेज की भी अगर बात करो तो टायरोसिन आपके पास इंसुलिन लाइक में आता है और पास चला जाता है फिर ये इसमें ये यहाँ पे। ठीक है, और इधर किधर फास्फोलाइपेज सी का नाम भी नहीं है, मगर चलो अब उसने डाला है तो ओके। और इसके साथ अब जब हम हाल ही वो कर रहे हैं तो नॉन टायरोसिन काइनेज भी देख लो। टायरोसिन काइनेज के साथ फॉस्फोलाइपेज सी है, नॉन टायरोसिन काइनेज के साथ फिर आपके पास जैक और स्टैट पाथवे है। ठीक है, ये आपके पास ना किधर से लिया है मैंने, ये आपके पास SK किम से है। ठीक है, ये देख लेना, सेल यहाँ से करने हैं, देख लो उसको एक दो पढ़ लेना। मैं इसके बाद आप लोगों को शेयर करती हूँ इसकी वो PDF, वैसे मैंने शेयर किया था बुक में। अच्छा चलो आगे आपके पास calcium reabsorbed from sarcomere through active transport, cell arrested in diplotin, तो that is आपके पास प्रोफेज 1। इसके बाद which of following is directly consequence of malfunctioning of or inhibition of sodium potassium pump in the cells, तो इसमें क्या होगा बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट कौन करता है नॉर्मली, डाइजॉक्सिन वगैरह। ठीक है, और वो स्टिमुलेट करता है आपके पास वो इंसुलिन, और इसका काम क्या है पोटेशियम को इन सोडियम को बाहर। ठीक है, अब अगर इसको देखोगे तो ये जो आंसर है इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। मैडम डाइजॉक्सिन बढ़ाता नहीं है इसको? नहीं इनहिबिट करता है। ठीक। अच्छा, तो आपके पास आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेल फंक्शनिंग और इनहिबिशन ऑफ, तो जब हम सेलुलर इंजरी करते हैं ना इरिवर्सिबल,
तो उसमें ये सारे पंप्स खराब हो जाते हैं और मैसिव कैल्शियम इनफ्लक्स होता है आपके पास, ठीक है। तो दैट इज इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, द साइज ऑफ ड्रग इज मोर देन 1000, तो हमने किया था डीपी लेस देन 1000 एंड मोर देन 1000, तो दैट इज आपके पास पिनोसाइटोसिस। बेसोफिलिक स्टेनिक तो मैंने बताया था, ये आपके पास होता है प्रोटीन राइबोसोम्स, ठीक है, उसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से, ठीक है, आपके पास ये बेसोफिलिक स्टेनिंग। और एओसिनोफिलिक जब आपके पास आरएनए की सिंथेसिस कम हो जाएगी, ठीक है। और जो बेसोफिलिक स्टेनिंग होगी वो आपके पास होगी यूक्रोमेटिन में, ठीक है, BEAR। बी से आपके पास बेसोफिलिक, ई से यूक्रोमेटिन, ए से आपके पास एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और आर से आरएनए सिंथेसिस में, ठीक है। तो इसमें और वैसे क्या होगा, ये आपके पास यूक्रोमेटिन, जहाँ पे आप आराम से स्टडी कर सकते हो। व्हाट इज सीन इन ए बैंड व्हेन मसल इज रिलैक्स्ड, ठीक है, थिक विद फ्यू थिन फिलामेंट्स, मतलब आपके पास मायोसिन विद फ्यू एक्टिन, रिलैक्स स्टेट में। और अभी वो जो बात कर रहा था वो कह रहा था कि ये आपके पास है 8 जोन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब रिलैक्स स्टेट में पड़ा हुआ, तो बताओ क्या नजर आएगा, थिक फिलामेंट नजर आएगा। अच्छा जी, इसके बाद है विच वन इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट मसल कॉन्ट्रेक्शन, तो दैट इज आपके पास कैल्शियम चाहिए, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होगा, फिर वो जाकर मायोसिन में एटीपी वगैरह जनरेट और वो रिलीज होगा और फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी। व्हेन अ फर्म स्ट्रोक विद अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड ऑन द स्किन देयर इज स्प्रेडिंग रेडनेस ड्यू टू आर्टीरियल डायलेशन, ठीक है, द रिस्पॉन्स इज ड्यू टू। तो ये है आपके पास एक्सोनल रिफ्लेक्स के, आपने यहाँ पे टच किया और सारी रेडनेस फैल रही है, दिस इज एक्सोनल रिफ्लेक्स। एक ये चीज थी, एक आपके पास थी डिफ्यूज एक्सोनल, जो सा था डिफ्यूज एक्सोनल, वो क्या थी, मुझे भी स्टेटमेंट याद आ रहा था उसका, दैट इज जस्ट लाइक लास्ट टाइम एमसीक्यूज में। एक होता है आपके पास डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी में क्या होता है जैसे आपके पास होता है ना वो ल्यूसिड इंटरवल आता है, इसमें ल्यूसिड इंटरवल के साथ क्या होता है, बंदा कोमाटोस स्टेट में चला जाता है, ठीक है, वेजिटेटिव स्टेट, ठीक है। तो ये आपके पास है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। अगर तो ल्यूसिड इंटरवल वाली हिस्ट्री होगी, ल्यूसिड इंटरवल किस में आता है आपके पास, सब एरेक्नोइड हेमरेज में आती है, आपके पास सब ड्यूरल हेमरेज में आता है, या एक्स्ट्रा एपिड्यूरल में आता है जी। एक्स्ट्रा डिलीवरी अगर इसी को आप वेजिटेटिव स्टेट के साथ कर लो, दैट इज डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। तो खैर ये एक्सोन से मुझे याद आ गया कि दिस इज एक्सोनल रिफ्लेक्स, कि आपने यहाँ पे टच किया और रेडनेस स्प्रेड कर रही है, एक्सोनल रिफ्लेक्स। When a firm stroke with a pointed object is applied on skin, there is spreading redness due to arteriolar dilation flaring effect, ठीक है। और मुझे बताओ, एक ऐसी डिजीज जिसमें फ्लशिंग और वो सारी चीजें हो जाती हैं, आपको रेडनेस और वो सारा इंगॉर्जमेंट, वो क्या होता है, किसके साथ है, बायोकेमिस्ट्री का था। मैडम याद आ रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। आपने वो पॉइंट बताया हुआ था लेकिन अब वो नहीं याद आ रहा। ये जो डिफेक्ट है आपके पास टायरोसिन और ये ट्रिप्टोफैन, इनमें से किसी के साथ था, अब किसके साथ था, ये सिंड्रोम कौन सा होगा, दिस इज व्हाट ट्रोपोसाइटोमा, और ये सारी चीजें, इसमें क्या होता है, कैटेकोलामीन ज्यादा होता है, एड्रेनलिन रश, ये सारी चीजें नहीं होंगी, इसके साथ वो रेडनेस नहीं होता सारा। हिस्टामिन ज्यादा होने की वजह से, किस वजह से, सॉरी, मैंने कहा मैडम हिस्टामिन वगैरह ज्यादा होने की वजह से। हिस्टामिन नहीं भाई, मैं कैटेकोलामीन कह रही हूँ फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ। हाँ, फिर ट्रिप्टोफैन तो नहीं था। ट्रिप्टोफैन लीड्स टू व्हाट, आगे क्या बनाएगा, ट्रिप्टोफैन नहीं होगा, ये आपके पास वो हाँ, टायरोसिन से उसके बाद फिर फिनाइल एलानिन, फिर आपके पास टायरोसिन,
टायरोसिन से फिर वो एल डोपा वगैरह, फिर डोपा से आपके पास नॉर एपी, फिर आपके पास एपी, ये सारा पाथवे होते हैं बेसिकली। तो इसमें बेसिकली आपके पास ये रेडनेस, फ्लशिंग और ये सारे सिम्टम्स के साथ आएगा, ठीक है। और इसकी एसोसिएशन आपके पास फिर वो मेन टू और वो सारा जो आज आपने किया था मॉर्निंग में किया यार, खुदारा 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 प्लीज याद रखो, अल्लाह का वास्ता याद रखो भाई आप लोग। मैडम सुबह कार्सिनोइड, हाँ, कार्सिनोइड में क्या होता है डॉक्टर साहब? मैडम कार्सिनोइड के अंदर वही सारा होता है जो उसमें ना वो डर्माटाइटिस वगैरह, डिमेंशिया वगैरह वो, लेकिन वो तो प्लेग्रा में नहीं जाएगा, लेकिन हाँ उसमें भी होता है इस तरह का कार्सिनाइड में मैम। नहीं, वो सेरोटोनिन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता है ना फ्लशिंग वगैरह तो कार्सिनाइड में भी होती है। मैडम। जब ट्रिप्टोफैन के आगे से वो सेरोटोनिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी सेरोटोनिन की जब ज़्यादा बढ़ रही होती है, ओवर जी प्रोडक्शन हो रही होती है, उसकी वजह से सब हो रहा होता है। और कार्सिनोइड के अंदर जो कार्सिनोइड ट्यूमर है वो इटसेल्फ भी सेरोटोनिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बिल्कुल ऐसे उसका मार्कर जोन से ना वो सिरोटिनिन ही है, लेकिन इसके साथ एक और चीज देगा उसमें फिर ना आपको वार्म वाटर और वो सारी चीजें करके और इचिंग और वो देगा उसमें, ठीक है। हाँ, लेकिन दोनों में वार्मथ के साथ है, और इसमें ज्यादा जोन सा है ये इसके साथ है, कार्सिनोइड के साथ है, ठीक है। उधर एड्रेनलिन रश की वजह से है, और इधर जोन सा आपका सिरोटिनिन रिलेटेड जोन सा है ना, ठीक है। फिर वो ये सब कुछ करेगा। अच्छा, इन दोनों चीजों को लाजमी देख लो, खास करके मेडिसिन वालों, कि आपने इन दोनों चीजों को देखना है, एक कार्सिनोइड को, एक फियोक्रोमोसाइटोमा को, ठीक है। इसको पूरा डिटेल कर कर तो फिर भेजो। डॉक्टर आयशा मेडिसिन से हो? जी मैम। हाँ, तो भैया आप लोगों को तो ये हर बार याद होना चाहिए, मुझे तो बार बार इसलिए भूलते हैं कि मैंने क्योंकि इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, किया होता तभी याद भी होती है, लेकिन इन चीज़ों को लिखना शुरू करो लिटरली मेरे पास इसके बाद टाइम नहीं होता, नहीं तो मैं कसम से आप लोगों को ये लिख के नोट्स दूँ। अच्छा, इंटरनल होम्योस्टेसिस विल मेंटेन बाय दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इंक्रीज एप्टीट्यूड ऑफ इंक्रीज फ्रीक्वेंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कॉजेज क्या होगा, इंक्रीज रिफ्लेक्टिव पीरियड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। तो हमने दो चीजें कल देखी थी, एक हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक था रिलेटिव। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट में आप थ्रेशोल्ड दोगे लेकिन एशियन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। ये कौन साइड करेगा आपके पास? डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन को और एक्शन पोटेंशियल को। और जो है आपके पास एब्सोल्यूट के बाद था रिलेटिव। रिलेटिव क्या, थोड़ा सा दोगे तो ये आपके पास एक्टिव पोटेंशियल जनरेट कर देगा। अच्छा चलो खैर, इंक्रीज एम्पलीट्यूड एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कॉजेज, तो इसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो ये वाला जो सा रिफ्रैक्टरी पीरियड है, ठीक है, ये आपका प्रोलॉन्ग हो जाएगा। आगे है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इन पीसीटी, इसको ना मार्क कर लो, ये एंड पे भूलेगा। इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है निकाल के देखनी है, एक मैंने कल भी एमसीक्यू कराना था, पता नहीं कौन सा था। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इन पीसीटी इज इंक्रीज बाय दैट इज आपके पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, और जो आपके पास जीआईटी में होता है पंप, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्रोजन पोटेशियम, ठीक है। A patient having temperature 99 degree cold clammy skin है, sweating है profusely, working on hot day है, brought to the hospital semi conscious। अब मुझे बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आपके पास इसमें ये जो सा है हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, किसमें स्वेटिंग होगी किसमें नहीं होगी? जी मैडम टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, हीट स्ट्रोक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा, ये देखो इधर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, लिखा वो भी हीट है, हाँ। is characterized by excessive sweating and cold। तो जब भी स्वेटिंग के साथ आएगा हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक में क्या है? एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, दीज टू आर द डिफरेंसेस, ठीक है। एस से स्ट्रोक, एक्स एफ से नो स्वेटिंग, स्ट्रोक एंड स्वेटिंग, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास वो जो होती है ना कैरियर स्टेज, वो आ गई। अच्छा चलो, तो दिस इज आपके पास हीट एग्जॉशन। अच्छा, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन जनरेट्स बाय दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और उसमें भी कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन जनरेटेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कोई अजीब सा क्वेश्चन है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्मिक अपना ऑर्गेनेली है, फिर एक्सेस नॉर्मल सेलाइन इन्फ्यूज दिस विल लीड टू व्हाट? तो जब आपने एक्सेसिव नॉर्मल सेलाइन कर दिया तो ये आपके पास फ्लूइड जारी जा रहा है, तो फ्लूइड का वॉल्यूम
ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी पे नहीं जाना, पहले वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम ज्यादा होने से फिर डाइल्यूशनल इफेक्ट, जिसमें ऑस्मोलैरिटी और वो सारी चीजें, और जब डाइल्यूशनल इफेक्ट होगा तो ऑस्मोलैरिटी कम होगी, ठीक है। अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रिया कैन, बात समझ लगी है ना मेरी बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया कैन जनरेट एनर्जी बिकॉज इट हैज सेल्फ रेप्लिकेटेड, उसका अपना डीएनए होता है। अच्छा जी चलो, इसके बाद आगे आ जाओ, तो दैट इज आपके पास एक्सो सिक्रीशन इज कॉज्ड बाय व्हिच आयन। तो ये आपके पास जो एक होता है एंडो सिक्रीशन, विद ग्लैंड की सिक्रीशन होती है एक्सो, आपकी यहाँ से सिक्रीशन बाहर की तरफ जा रही है, दैट इज बाय ये कैल्शियम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी कैल्शियम था। ईसीएफ इज मेजर्ड बाय, तो हमारे पास है ईसीएफ इज मिस मैनिटोल, इन्यूलिन और ऐसे सल्फेट, ठीक है। एंटीपायरिन और जितने भी वाटर की वो फॉर्म्स है ना, हैवी वाटर और ड्यूट्रियम ट्राइटियम, दैट विल टोटल बॉडी वाटर, ठीक है, आपके पास कैलकुलेट करेगा। पैरामाइनो हिप्योरिक एसिड ये कंट्रोल कैलकुलेट करेगा आपके पास रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है। मेरा ख्याल है यही सब आता है। बाकी अगर राइजा याद रखना तो ये प्लाज्मा इवेंट्स फ्लू, ठीक है, राइजा के लिए। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फॉर्मूला शॉर्मूला देख लो, ये वैसे नहीं आते, जो आते हैं वो मैंने आपको इकट्ठे बता दिए। आगे चलो, तो रिगार्डिंग सीलिया कंसिस्ट ऑफ 9 डबल होते हैं और साथ में 2 सिंगल है, मगर बाज़ जगहों पे 9 ट्रिपलेट भी दिए हुए हैं, ठीक है, वो सेंट्रियोल्स वगैरह के साथ। नो एक्शन पोटेंशियल, और उस दिन हमने सीलिया में भी यही किया था, ठीक है, फ्लैजिला, सीलिया और सेंट्रियोल्स। लेकिन चलो खैर, नो एक्शन पोटेंशियल अकर इन जब हाइपोनेट्री में रिगार्डिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड को ट्रांसपोर्ट के कैरियर मीडिएटेड होता है। इफ टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट इंक्रीज देन देयर विल बी डिक्रीज इन। देखो ये हमारी बॉडी है, ठीक है। अब बाहर पड़ रही है गर्मी, गर्मी पड़ने से मुझे बताओ, टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर बढ़ रहा है, लाइक 35 डिग्री से 39 पे चला गया। अब ये टेम्परेचर बढ़ा है या कम हुआ है? जी मैम। यार कौन सा टेम्परेचर मैडम? जो बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है। वो तो बढ़ गया है। अच्छा चलो, आप मुझे बताओ, ये आपके पास है -1, अब आपके पास टेम्परेचर हो गया -5। अब मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ा है कम हुआ है? कम हो गया है। सर्दी होगी, अच्छा। इफ अ टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट इंक्रीज देन देयर विल बी डिक्रीज इन। अब बॉडी की बात करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 35, मतलब वैसे नॉर्मल वाले लिख दो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ बॉडी का सेट पॉइंट क्या है? 37। इफ अ टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट इज इंक्रीज, हमने इधर से इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज किस तरफ जा रहा हाइपरथर्मिया की तरफ। है? अच्छा, आप कह रही हैं हाइपरथर्मिया हो रहा है। इफ अ टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट इंक्रीज देन देयर विल बी डिक्रीज इन। जब बढ़ गया है तो फिलहाल बॉडी जो है ना अपने नए टेम्परेचर को वो नहीं कर पा रही होती, फिगर आउट नहीं कर पा रही होती, तो वो डॉक्टर अपने। जी। हाँ एक सेकेंड, सेट पॉइंट इज हाइपोथैलेमस, है ना? जी मैडम, हाँ, सेट पॉइंट अच्छा, हाइपोथैलेमस है। ओके ठीक है। जिधर, ओके सॉरी, जिधर प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस और साथ में टीरे हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैडम बात शुक्र स्टार्ट। है चैट जीपीटी हमें बैन नहीं करती इस तरह के क्वेश्चन पूछते हुए। तो पता नहीं कर दे जिस तरह के हालात हाँ, है ना, जिस तरह के हालात है। वो के एफसीपीएस कोई बैन कर दो। अच्छा चलो खैर, आगे स्टार्ट करो डॉक्टर मेरीन, अब इसको एक्सप्लेन करो। ये हाइपोथैलेमस वाले को। हाँ जी, सारे को। अच्छा, इसमें ये बताया कि हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर बढ़ गया है, जिस तरह हमारे फीवर के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इक्विडेरेंस वगैरह जो हमारे सारे वो इंटरल्यूकिन सॉरी, वो जब इंक्रीज किया है तो हमारा हाइपोथैलेमिक टेम्परेचर बढ़ गया है। लेकिन जो बॉडी है ना हमारे, वो उस नए टेम्परेचर के हिसाब से अभी अकोमोडेट नहीं कर पा रही होती, उसको लग रहा है कि फ़िलहाल टेम्परेचर कम है, तो वो मज़ीद जो है ना उसकी तरफ रिड्यूस कर देती है स्वेटिंग को, कि ताकि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर मज़ीद लूज़ ना हो। ओके ओके, मतलब हाइपोथैलेमस ने सेंस कर लिया बट बॉडी अभी सेंस किए हुए नहीं है। तो नॉर्मली टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो स्वेटिंग बढ़नी चाहिए, ऐसे ही है ना? जी हाँ। मैडम, ऐसे ऐसे सेंसलेस क्वेश्चन की ऐसी सेंसलेस एक्सप्लेनेशन है।
तो अभी बॉडी ने कहा कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो उसने प्रिवेंट कर लिया उसको। खैर बहुत अजीब है कि आज तक नहीं हुआ। आईसीएफ एज कम्पेयर टू ईसीएफ हैज, तो आपने कहा कि आईसीएफ इज सॉल्टी। वैसे अच्छा मैडम ये होता है जब आपको बुखार लग रहा चढ़ा होता है ज्यादा तेज तो आपको शिवरिंग होती है, हाँ जी सर्दी होती है, लग रही होती है। बिल्कुल होती है शिवरिंग। ओए हाय, अच्छा तो NaCl है और आपके पास अल्कलाइन है और ग्लूकोज ज़्यादा है, ठीक है। अभी तो देखो क्लोराइड भी था लेकिन आपने ग्लूकोज को पिक किया है, और अगर सोडियम होगा तो ज़्यादा उसको करोगे। सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन अकर इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। एक था हमारे पास रिलेटिव, एक था एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट में एक्शन पोटेंशियल वो स्टिमुलस भी है तो नहीं हो रहा, दैट इज सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन अकर्स इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो रहा। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस व्हाट, दैट इज हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप इन पेराइटल सेल्स। तो ये भी मैंने आपसे जो बात की थी, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप पीपीआई जहाँ पे एक्ट करते हैं। फ्रॉम लोअर टू हायर ग्रेडियंट कैरियर मीडिएटेड इज बाय फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। मैन वेटिंग फॉर बस फ्रॉम 60 मिनट्स इन मॉडरेट हॉट एनवायरनमेंट, हाउ ब्लड विल रेगुलेट टेम्परेचर, दैट इज क्यूटेनियस हाइपरीमिया। अच्छा बच्चों अभी आपके पास हो गए 80 MCQs ये वाले और 100 MCQs दूसरे वाले, ठीक है। कल मैं मॉर्निंग में फर्स्ट क्लास लूँगी और पैथोलॉजी बाकी उधर होगी, और साथ में MCQ खत्म करके तो बाकी पैथोलॉजी की रात तक होगी, और परसों हम करेंगे ऑन्कोलॉजी के MCQs, ठीक है। अभी इतना काफ़ी है, 2 घंटे से हम MCQs ही कर